CIOUS NESS कॉन्शियसनेस लिख लिया, ब्रैकेट में लिखो सोचना समझना और किसी चीज को एनालाइज करना। बेटा अब ये डिटेल में है नहीं, वरना मैं बहुत डिटेल में इसे बताता था पहले। सोचना समझना और किसी चीज को एनालाइज करना। एनालाइज मतलब विश्लेषण करना कि कोई चीज, हाँ तार्किक क्षमता कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, मुंह उठा के कहो। कॉन्शियसनेस सोचना समझना और किसी चीज को एनालाइज करना, विश्लेषण करना। व्हाट इज योर नेम अगर कोई आपसे पूछता है तो आप पहले शब्दों को समझते हो, तब आप अपना नाम बोलोगे। साहिल, सबका नाम साहिल सिद्दीकी है। अच्छा अब सुनो मेरी बात, बोर्ड की तरफ देखते जाओ, ऊपर लिखा। दूसरा मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में 5000 टाइप की रिएक्शंस है और उन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। दूसरा मेटाबॉलिज्म, दूसरा मेटाबॉलिज्म कर लिया। तीसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात सेल्स का संगठन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये सीक्वेंस है, अगर ये ऑप्शन में होगा तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पर किसे रखोगे? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस सबसे टॉप पे है। दूसरा मेटाबॉलिज्म, तीसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, CELLULAR, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ ये बताओ, अगर मैं मान लो बिटिया, अगर मान लो तुम गटर से निकली और तुम्हारे ऊपर यहाँ पर तुम्हारे सर पर लगभग 1 किलो मोहल है, तो ये बताओ अगर 1 किलो मोहल है तो आप क्या कहेंगे? आपकी ग्रोथ हो गई क्या? हमारी हाइट बढ़ गई क्या? अगर ऐसे हाइट बढ़ने लगी तब तो हो चुका बेटा। हाइट बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करती हैं? आप लोग जूड़ा ऊपर बांधती हैं ताकि आपकी हाइट क्या लगे? ज्यादा। जितनी भी बौनी है वो यही करती हैं। समझना मेरी बात बेटा, ये अंदर की बात है, सिर्फ मुझे पता है। अब सुनो, अरे मेरी भी बहन है बेटा, अब मेरी बात सुनना। तो बेटा ये बताओ, जब तुम जूड़ा बांधी या मान लो तुमने अपने ऊपर 1 किलो मोहल रखा, तो जो 1 किलो मोहल रखा है क्या उसे आप ग्रोथ कहोगी? क्या कहोगी कि आपने ग्रोथ कर ली है क्या? क्योंकि ये एक्सटर्नल है। आपकी ग्रोथ कहां से होती है? इंटरनल। तो इस वजह से चौथे नंबर पे क्या डाला? इंटरनल ग्रोथ। लिखो डिफाइनिंग नोट बिटिया, चिल्लर खुद ही बोल रही, चिल्लर लायक है। नोट लिखिएगा। इंटरनल रुको और अच्छा, डिफाइनिंग कैरेक्टर का मतलब है, बंद किया गया है। डिफाइनिंग कैरेक्टर का मतलब है, डिफाइनिंग कैरेक्टर का मतलब है कि ये कैरेक्टर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, कि ये कैरेक्टर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। डिफाइनिंग कैरेक्टर का मतलब है हो गया, ये कैरेक्टर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, कॉमा लगाना है, लिखना नहीं, कॉमा अब आ रहे हैं, कॉमा किसी भी नॉन लिविंग में ये कैरेक्टर नहीं पाया जाएगा, किसी भी नॉन लिविंग में ये कैरेक्टर नहीं पाया जाएगा, किसी भी नॉन लिविंग में ये कैरेक्टर नहीं पाया जाएगा। कर लिया? किसी भी नॉन लिविंग में ये कैरेक्टर नहीं पाया जाएगा। पूर्ण विराम। बोर्ड की तरफ देखिए, कॉपी किताबें छोड़ दीजिए। अभी दिखेगा, रुक जाओ, अब दिखेगा। लाइट ज्यादा पड़ रही क्या? तो उसका कुछ जुगाड़ निकालेंगे।
ब्राइटनेस बढ़ा दें, सफेद से लिख दें, रुक जाओ। ये बताइए सफेद बोर्ड पे सब, हाँ अच्छा, तो तुम अपनी निगाहों से देखो, उनकी निगाहों से ना देखो। हाँ आओ, अब हमारी बात सुनो बेटा, सुनो मेरी बात सुनो। एक बात बताइएगा, बड़े आराम से सोचिएगा। अगर हम ऊपर, मैं इस समय जहां पर खड़ा हूं सिर्फ उतने एरिया की बात करूं तो उतने एरिया पे भी एक स्पीसीज है। पूछो कौन? मैं, होमो सैपियन। जितने एरिया पे मैं खड़ा हूं भाई, जितना भी एरिया है, ठीक है, मान लो मुझे ऑब्जर्व करना है, मुझे एक्सप्लोर करना है। सर एक्सप्लोर का मतलब मुझे चीजों को ढूंढना है, ठीक, क्या ढूंढना है? स्पीसीज ढूंढनी है। तो बेटा जहां से मैं शुरू करूंगा पहली स्पीसीज तो मैं खुद हो जाऊंगा, दैट इज होमो सैपियन। पक्का? ये बताओ हम सब एक स्पीसीज है? हम सब नंबर ऑफ इंडिविजुअल अलग अलग है, लेकिन हम सब की स्पीसीज क्या है? ए, और वो एक स्पीसीज क्या है? होमो सैपियन। तो जहां पर मैं, अब देखो इधर देखो, इधर जहां से मैं शुरू करूंगा वहां पर एक स्पीसीज है, होमो सैपियन। बेटा देखो मुझे पता है, मैं आपको एक बात बड़ी फैक्ट बता दे रहा हूं कि जब जीवन में मैंने पहली बार लिविंग वर्ड पढ़ा था, मुझे 17 बार पढ़ना पड़ गया था, क्योंकि मैं हर बार डंडी खींचता था कितनी बार होता है, कितनी बार मैंने किसी चीज को पढ़ा। इससे पता चल जाता है कि किसी चीज को अभी कितनी बार और पढ़ना है, जिस पर कम डंडियां होंगी उसको हमें ज्यादा पढ़ना है। नहीं समझ पाए हमारी बात? तो लिविंग वर्ड मुझे 17 टाइम पढ़ना पड़ गया था खुद समझने के लिए, क्योंकि अगर तुम मुझसे कहो ना, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ 11th एंड 12th एनसीईआरटी बोथ, 11वीं और 12वीं एनसीईआरटी का सबसे कठिन चैप्टर है लिविंग वर्ड। और मैं हर चैप्टर को शुरू करने से पहले क्या बोलता हूँ? ये चैप्टर बहुत बहुत आसान चैप्टर है। ये चैप्टर आसान बिल्कुल नहीं है। ये चैप्टर आसान इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो आप इस चैप्टर को हल्के में ले लेते हो, पहला पॉइंट। आप कह रहे हो लिविंग वर्ड तो है छोटा सा चैप्टर, चौपतिया चैप्टर। ना बेटा, अभी आएगा जब आएगा ऑब्लिगेट कैटेगरीज, कैटेगरी और टैक्सॉन में डिफरेंस, फिर आप फंसोगे फ्लोरा, फाउना, मैनुअल, कैटलॉग। तो बेटा चैप्टर कोई भी हल्का नहीं होता। और इस चैप्टर की ग्रेविटी मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं वो अलग बात है, आपको समझ में आएगा, वो मेरा टैलेंट है। लेकिन लिविंग वर्ड जैसा चैप्टर बेटा हिला देगा, इसलिए आराम से सुनते जाओ, सीखते जाओ, नजाकत से सिखा दूंगा। अब सुनना मेरी बात, जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर एक स्पीसीज खड़ी है, और वो एक स्पीसीज कौन है? ह्यूमन। मान लो खड़ी हो बेटिया, जहां पर ये खड़ी हैं वहां पर कितनी स्पीसीज है? दो। एक होमो सैपियन ये खुद, और एक इनके पास मौजूद। बोलो बेटा इधर, और लड़कों को खड़ा कर दूंगा तो ना जाने कौन कौन सी स्पीसीज निकल के आएंगी। नहाया करो बेटा। तो अब सुनो, मान लो मैंने इतना एरिया लिया, इतना एरिया में मुझे एक स्पीसीज मिला। अगर मैं पूरा क्लासरूम ले लूं तो बेटा इस क्लासरूम में तो जानते हो बड़ा क्लास है, एसी की डट लगी हुई है, तो चूहे हो गए। अरे चूहा, छिपकली, कॉकरोच, मान लो ऐसे में 4 और स्पीसीज मिल गई। तो अगर मान लो मैं पूरा काका देव देखूंगा तो कहीं सांड मिलेगा, कहीं भैंस मिलेगी, कहीं गाय मिलेगी, बोलो भैया, कहीं चींटी मिलेगी, कहीं कोई प्लांट मिलेगा, कहीं कोई फंजाई मिलेगा, कहीं कोई, बस 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 बस। तो बेटा तरह तरह की चीजें मिलेंगी, बोलो हाँ या ना। ये बताओ क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाएंगे, अब काकादेव से कानपुर पे आ जाओ, काकादेव से कानपुर पे, जब आप काकादेव से कानपुर पे आओगे तो स्पीसीज और मिलेंगी, पूरा यूपी लोगे तो और, बोलो दुखियारिन। हाँ अगला, अगर मैं पूरा हिंदुस्तान ले लूंगा तो और मिलेगी, बोलो भैया, एशिया ले लूंगा तो और मिलेगी। मतलब जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे आपको नंबर ऑफ स्पीसीज क्या मिलेंगी? बोलते ही नहीं हो यार, एकदम क्लियर है बेटा। एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे ने कहा था, रॉबर्ट मई, हाँ इस बार नीट हुआ था 7 मई को ना, उन्होंने कहा था 7 मिलियन स्पीसीज धरती पर है, 7 मिलियन स्पीसीज। 7 मिलियन का मतलब होता है 70 लाख, 7 मिलियन मतलब 70 लाख स्पीसीज धरती पर है। और 70 लाख में आपने खोजा है मात्र 17 से 18।
सोचिए, और टोटल कितनी है? अगर हम परसेंटेज निकालें तो 70 लाख में अगर आपने 17 से 18 लाख खोजी है तो परसेंटेज लगभग आएगा 22। ये मत समझ लेना मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, ये बायोडाइवर्सिटी में लिखा हुआ है और मुझे रटा हुआ है, ठीक है, और 10 साल से मैं यही काम कर रहा हूं। 70 लाख में मात्र 17 से 18 लाख खोजी गई है। तो इसका मतलब हुआ कि 70 लाख स्पीसीज में अगर 17 से 18 लाख खोजी गई हैं तो इसका अर्थ होता है कि मात्र 22% स्पीसीज अभी तक खोजी गई हैं। सर सारी क्यों नहीं खोज पा रहे? बहुत सारी वजहें इसकी, बायोडाइवर्सिटी में बताऊंगा। अभी बस इतना जानो कि जैसे मान लो मैं अफ्रीका के जंगल में जा रहा हूं, ठीक है, क्या पता जिस समय मैं जा रहा हूं उस समय कोई स्पीसीज छुप गई हो, भाई जमीन में गड्ढा खोद के अंदर चली गई हो, या हो सकता है मेरी निगाह ना पड़ी हो। और भाई तीसरी बात, लगातार स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है, भाई हर रोज कोई ना कोई स्पीसीज खत्म हो रही है धरती से और हम उन्हें खोज नहीं पा रहे हैं। तो अभी हमारी खोज बिल्कुल अपर्याप्त है। 70 लाख में मात्र आप 17 से 18 लाख खोजे हो। तो कहते हैं अगर आप जिन एरिया को ह्यूमन घूम चुका है, ह्यूमन ने वहां पर एक्सप्लोर कर चुका है, ह्यूमन वहां पर स्पीसीज ढूंढ चुका है, अगर उन एरिया में भी अगर आप जाके स्पीसीज ढूंढोगे तो भी आपको नई नई स्पीसीज मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और जहां ह्यूमन नहीं गया है वहां तो बहुत ज्यादा है। आपको एक बात बताएं, समुद्र, अच्छा आपको पता है कि स्पेस में जाना खतरनाक होता है? अरे स्पेस में जाना कोई नॉर्मल बात है क्या यार? स्पेस में जाना खतरनाक है। कुछ भी अगर एक भी नट बोल्ट ऊपर नीचे हुआ ना तो लाइफ के सारे बोल्ट खुल जाएंगे तुरंत। एक भी नट बोल्ट ऊपर नीचे हुआ खेल खत्म। उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है समुद्र के अंदर जाना, कई गुना ज्यादा खतरनाक है समुद्र के अंदर जाना। अभी अभी आपको एक ओशियन गेट वाला किस्सा सुना होगा, और आपको मैं और मजेदार बात बताता हूं, सुनिएगा। ह्यूमन ने समुद्र के तल को बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं किया अभी। ह्यूमन ने समुद्र के तल को अभी एक्सप्लोर नहीं किया है सही से, ठीक है। आपने सुना होगा एक डायरेक्टर है टाइटैनिक का, जेम्स कैमरॉन थोड़ा दूसरे टाइप का बंदा है। तो उसे टाइटैनिक बनानी थी तो उसे समुद्र से इतना प्यार हो गया था कि वो समुद्र की तल तक गया था, 10,000 फीट तक, 10,000 फीट तक। और ये भाई साहब जो अभी गए थे ओशियन गेट से, ये 2,000 फीट गए थे, वो गया था 10,000 फीट बिल्कुल तल तक गया था, अकेले उसी पनडुब्बी में बैठ के। और जेम्स कैमरॉन का एक्सपीरियंस था कि मैं डर गया था, वहां मुझे ऐसी स्पीसीज दिख रही थी, इतनी भयानक स्पीसीज दिख रही थी कि मैं डर गया था। उस लाइफ को तो अभी आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। हमने अभी समुद्र का तल अभी एक्सप्लोर किया ही नहीं। बहुत सारी अनआइडेंटिफाइड स्पीसीज हैं। अफ्रीका में ऐसे घने जंगल हैं कि अभी ह्यूमन अंदर नहीं घुस पाया है, अभी ह्यूमन अंदर घुस ही नहीं पाया है। और बहुत सारी जगह पर गवर्नमेंट क्या करती है, बैंड कर देती है, उस जंगल में आप जा ही नहीं सकते हो, और जब जाओगे नहीं तो स्पीसीज कहां से खोजोगे। जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ सेंटिलीज आइलैंड बैंड, एक हमारे हिंदुस्तान का ही एक टुकड़ा है, उसका नाम है नॉर्थ सेंटिलीज आइलैंड। तो नॉर्थ सेंटिलीज आइलैंड में आप नहीं जा सकते हो क्योंकि वहां पर लगभग 300 से 400 लोग रहते हैं। समझना मेरी बात, मोबाइल फोन तो दूर की बात है, उन्हें अभी तक आंख का भी पता नहीं है कि फायर नाम की कोई चीज होती है। रिसेंटली अभी पता चला है उन्हें फायर की आग नाम की भी कोई चीज होती। बिजली गिरी थी तो आग जली, ठीक है, अब वो आग उसे गुजरे नहीं देते, वो उसी से और आग जलाते रहते। नहीं समझ पाए हमारी बात? तो सोचो भी वो कितने पिछड़े हैं। असल में हुआ क्या था, अफ्रीका का ही टुकड़ा टूट के अलग हुआ और वो जितने लोग उस पर थे वो उसी पे रह गए, और वो टुकड़ा अलग हो गया और समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच जाकर रुक गया और बन गया नॉर्थ सेंटिलीज आइलैंड। तो वहां पर अगर आप जाओगे तो वो लोग भाला फेंक फेंक के आपको मारते हैं। हाँ, जिंदा मार देंगे, और जिंदा ही मारेंगे, मरे को क्या मारेंगे, सोचने वाली बात है। तो वो लोग जिंदा मार देते हैं। तो मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर एक बार क्या किया, एक लोग गए वहां पर एक जोड़े को उठा लाए और उनके बच्चों को, ठीक है, पति पत्नी और वो मतलब उनके बच्चे। हाँ, अब क्या हुआ, जब वो लेकर आए तो बीच रास्ते में ही पति पत्नी की डेथ हो गई। पूछो किस चीज से? जुकाम से, मात्र जुकाम से। कॉमन कोल्ड, मतलब वर्ल्ड के आगे ही सारा कॉमन लगा हुआ है जो बिल्कुल आम है। मतलब जुकाम से किसकी मौत होती भाई? वो चीखते चीखते मर गए क्योंकि उस आइलैंड तक अभी वो पैथोजन पहुंचा ही नहीं है। तो वो हमारी दुनिया में नहीं रह सकते हैं,
समझना मेरी बात, वो हमारी दुनिया में नहीं रह सकते, तो उनके बच्चों पर दया करके उन्हें छोड़ दिया गया, समझना। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर कोई भी बंदा वहां जाएगा, सीधी बात है, वहां बीमारियां फैलाएगा, और वो ट्राइब के सिर्फ 300-400 लोग बाकी है, तो नॉर्थ सेंट्रलीज आइलैंड पे जाना क्या हो गया, बैन। समझना मेरी बात। अब बताओ, नॉर्थ सेंट्रलीज आइलैंड जब हम गए नहीं, तो वहां पर मौजूद स्पीसीज का भी हमें पता नहीं। बोलो यार, अभी हमें उनका रहन सहन नहीं पता, उनकी भाषा ही नहीं समझ में आती, क्या बोल रहे हैं, चिंगपुंग चिंगपुंग। हाँ, तो अब मैं एक लाइन बोलूंगा, जो एरिया ह्यूमन ने एक्सप्लोर नहीं किया है वहां ज्यादा स्पीसीज मिलने की संभावना है, या जो एक्सप्लोर किया है जहां नहीं किया है? नहीं, संभावना तो दोनों जगह पे है, लेकिन जहां नहीं किया है वहां पर मिलने की संभावना ज्यादा है। एकदम क्लियर है बेटा? आओ अब बेटा एनसीईआरटी ओपन करो। बेटा एक अंग्रेजी का वर्ड और सीख लो, फिर ओपन करो। बोलो डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। डाइवर्सिटी शब्द कहीं भी आ जाए, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। सर विविधता का मतलब क्या होता है? वैरायटी। सर वैरायटी का मतलब क्या होता है? कोई चीज कितने प्रकार की है। एग्जाम्पल, जब आप लोग साड़ी खरीदने जाते हैं, ईमानदारी से बताइएगा, हाँ हाँ, पैसा ही नहीं है इधर। जब देखो, लड़कों का तो सही रहता भैया, ठीक है भैया शर्ट दे दो, भैया किसका कलर वलर नहीं, सस्ता चाहिए बात चाहे जो दे दो, कलर गया भाव में। इनका क्या रहता है, भैया लाल साड़ी दिखाना, तो लाल दिखा के नहीं थोड़ा सा इसमें पीला कलर भी होना चाहिए, थोड़ा लल पिलाहा चाहिए, 73% लाल, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट। इनको कलर का आइडिया बहुत होता है। तो साड़ी वाला पूछता है कि किसमें साड़ी किसमें चाहिए, शिनाइल में चाहिए या क्या क्या होता है बोलते हैं, कॉटन में चाहिए, तरह तरह। ये उसकी क्या होगी भैया, वैरायटी। वैसे ही अगर आप आम खरीदने जाते हो तो आम की भी वैरायटी होती, लंगड़ा, मौसा, चौसा। तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। समझ गए बात को? डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, वैरायटी। अब यहां पर लेकिन शब्द लिखा है बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब यहां पर हम साड़ी की वैरायटी देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के? बायो का मतलब ये हो गया लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद वैरायटी कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम सब क्या एक टाइप के, अलग अलग? मैं बहुत सुंदर, बोलो भैया कम सुंदर, बोलो भैया इधर। ये तो लड़की, इसकी कोई बात ही नहीं करनी। इधर हम सबके चेहरे क्या हैं, अलग अलग। अगर हम सबके चेहरे अलग अलग हैं, मतलब यहां पर भी क्या दिख रही है, डाइवर्सिटी। तो बेटा बायोडाइवर्सिटी का मतलब नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगी, बायोडाइवर्सिटी। हमारी बायोडाइवर्सिटी अभी है 1.7 से 1.8 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख, 1 मिलियन में, अरे पागल हो गई हो क्या, 1 मिलियन में 10 लाख, तो बेटा 1.7 मिलियन में 17 लाख और 1.8 मिलियन में 18 लाख। एनसीईआरटी रीड करिए, ओवर एंड आउट। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इफ यू लुक अराउंड, अगर तुम अपने चारों ओर देखते हो, यू विल सी लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जहां हिंदी ना पता हो, गोला करके मतलब ऊपर लिख लेना। बीट पॉटेड प्लांट। अब देखो क्या बकवास है कि चाहे तुम्हारे घर में गमले में लगा हुआ प्लांट हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे बर्ड हो, चाहे फाइशेस हो, चाहे आपका पेट हो। अब एक नया पेट लाया हूं, किट्टी, बिल्ली है, बिल्ली मेरी। हाँ, अगला, या कोई भी एनिमल या प्लांट हो। देयर आर ऑल्सो, देखो ये इन लाइनों से सवाल नहीं बनता, बट दिस लाइन विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि आपने पूरी एनसीईआरटी कवर करी है। राइट राइट, हाँ यस सर के आगे अंग्रेजी नहीं है बोल पाओगी। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेक्ड आई। किसकी बात कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बट ऑल्सो, लेकिन ये भी आपके चारों तरफ हैं, दे आर ऑल अराउंड यू। अंडरलाइन, इफ यू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो आप देखते हो वो क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। बोलो यार, सिर्फ वैरायटी मिलेगी कि मात्रा में भी अलग अलग होंगे? मात्रा में, कहीं ज्यादा कहीं कम। अगला, ऑब्वियसली, मतलब बिना किसी शक के, इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर आप एक घने जंगल में जाते हैं,
यू वुड प्रोबेबली सी, आप लगभग वहां पाएंगे कि बहुत तरह तरह के, बहुत अलग अलग काइंड के, बहुत अलग अलग संख्या में, मतलब ढेर सारी संख्या में, ग्रेटर नंबर में आपको वहां पर मिलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, प्रत्येक अलग अलग प्रकार का प्लांट, प्रत्येक अलग अलग प्रकार का एनिमल। ये बताओ, मैं और शेर एक स्पीसीज है कि अलग अलग? अलग अलग एक स्पीसीज है ना, लेकिन तुम अलग हो। बोलो बेटा, अरे ये भैया ये मजाक था, है ना? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। कह देंगे सर तो शेर को हमने पैंथेरा लियो क्यों कहा, उसको ये हमें होमो सैपियन कहना चाहिए, ये मजाक था, हम और शेर अलग अलग स्पीसीज हैं। अरे यार, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल, ये रिप्रेजेंट करता है एक स्पीसीज को। अंडरलाइन द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन, नंबर ऑफ स्पीसीज जो हमें पता है, एंड डिस्क्राइब जो हमने अभी डिस्क्राइब की है वो कितनी है? लगभग अंडरलाइन 1.7 से 1.8 मिलियन। दिस रिफर टू बायोडाइवर्सिटी, इसी को हम बोलते हैं अंडरलाइन बायोडाइवर्सिटी। नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, अंडरलाइन क्वेश्चन पूछेगा ये, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पूछेगा। नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो धरती पर मौजूद हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? बायोडाइवर्सिटी। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज से अंडरलाइन करो, एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, एक्सप्लोर मतलब खोजा जाना, खोजना, एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड एवन ओल्ड वन, या जिन पे ओल्ड वन मतलब जिन पर हमने एक्सप्लोर किया है, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कॉन्टिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड, नए ऑर्गेनिज्म हमें लगातार मिलते रहेंगे। किस में ज्यादा मिलेंगे? क्या? हाँ, नए वाले में ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, अब इधर आओ, मेरी बात सुनो, ऊपर कॉपी किताबें छोड़ो, ऊपर। आपको एक बात पता है कि आम को थोड़ा फरुखाबाद साइड जाओ, अमिया, आम को क्या बोलते हैं? अमिया। पता है आपको? अंग्रेजी में इसी को मैंगो बोलते हैं। विश्व में 10,000 भाषाएं हैं, विश्व में 10,000 भाषाएं हैं। इसका मतलब आम के 10,000 भाषाओं में मिनिमम कितने नाम होंगे? 10,000। अरे मोटी मोटी बात करें, विश्व में 10,000 लैंग्वेजेस हैं, 10,000 लैंग्वेज में आम के कितने नाम? 10,000। तो अगर मान लीजिए स्पेन का साइंटिस्ट मुझसे फोन करके बोले कि हे इस्राइल, ठीक है, और स्पेनिश लैंग्वेज में बोले कि मैंने मैंगो की एक नई स्पीसीज खोजी है, स्पेनिश में बोल रहा है, बताओ क्या मैं उसकी भाषा समझ पाऊंगा? हाँ? अगर कोई रशियन साइंटिस्ट मुझे फोन करके बोले, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, अगर कोई मुझे रशियन साइंटिस्ट फोन कर, क्या हुआ भाई? क्या हुआ? ये भी हंस रहे हैं, तुम लोग भी हंस रहे हो, हम नहीं हंस पा रहे हैं। अभी बताइएगा, अगर मुझे कोई रशियन साइंटिस्ट फोन करके बोलता है, ठीक है, कैस्टो है, तो क्या मैं समझ पाऊंगा? अब वैज्ञानिक हैरान और परेशान कि करें तो क्या करें, क्योंकि एक ही चीज को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, एक ही देश में अलग अलग नामों से जानते हैं। बोलो यार, तमिल में पता नहीं इसको क्या बोलते होंगे, गुजराती में पता नहीं क्या बोलते होंगे। एक साइंटिस्ट आया, नाम था लीनियस। क्या नाम था? लीनियस। लीनियस का नाम लीनियस क्यों पड़ा, ये बात मैं नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगा, ठीक है? जो मुझसे पढ़े लास्ट ईयर वो समझ रहे हैं उसका नाम लीनियस क्यों पड़ा है। अब समझना, अभी जो नहीं पढ़े पहली बार पढ़ रहे वो अभी सीख जाएंगे। कैरोलस लीनियस थे, स्वीडन एक देश है, वहां के साइंटिस्ट थे। उन्होंने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को बुलाया, ठीक है, पूरी दुनिया के। तो सब लोग भाई कह रहे थे, भाई इंडिया वाला कह रहा था नहीं हिंदी में रखेंगे सबके नाम। नहीं, लीनियस ने कहा कि भाई हम लोग कैसे कम्युनिकेट करें, हम लोग आपस में बात कैसे करें? पूरी दुनिया के ऑर्गेनिज्म को किसी एक ही भाषा में नाम दो। जब एक भाषा में नाम दोगे तो हम सब समझ जाएंगे। अब वहां पर बहस ये होने लगी कि किस भाषा को प्रायोरिटी दें। हिंदी वाले, इंडिया वाले हिंदी, यूपी वाले भोजपुरी। बोलो, यूपी वाले कहने भैया भोजपुरी होगा, मतलब महंगी फेरा इंडिका ने महंगी फेरवा इंडिकोआ। अब लीनियस ने कहा कि यार देखो, जिन भाषा को बोलने वाले लोग जिंदा हैं
वो भाषा हर रोज बदल रही है। आपको पता, हर साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिक्शनरी में नए नए वर्ड ऐड करती है। जो वर्ड है वही आपको नहीं पता है, तो जो नए ऐड हो रहे हैं उनसे में मतलब ही क्या है। ये भी आपकी बात सही थी। तो ऑक्सफोर्ड हर साल नए नए वर्ड आ रहे हैं, हर साल नए नए वर्ड ऐड हो रहे हैं। आपको पता है कि पहले हम लोग क्या कहते थे, बॉय, फिर अब उसी बॉय को हम लोग बोलने लगे डूड। दूध नहीं बे, डूड, ड्यूड, है ना। आप लोग को डूड नहीं बोला जाता, आप लोग को ड्यूडेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ड्यूडेट। अप्रॉक्स 1900 के आसपास ये वर्ड आया। तो अब क्या हुआ, पहले बॉय अब डूड सीधे हो गया। समझना मेरी बात, इतना बड़ा परिवर्तन। और सोचो अगर मैंने कोई नाम फिक्स कर दिया तो भाई भाषा लगातार बदल रही है, तो फिर क्या वो नाम 100 साल या 50 साल से ऊपर हमारे काम का होगा? नहीं। तो वैज्ञानिकों ने कहा किसी ऐसी लैंग्वेज का चयन करेंगे जिस भाषा को बोलने वाले लोग या तो ना हो या तो इतने कम हो कि भाषा पर फर्क ना डाल पाए। तो उन्हें दो भाषाएं मिली। एक भाषा मिली, बोल दो बेटा, लैटिन, और एक भाषा मिली उन्हें ग्रीक। ये दो भाषाएं मिली, एक का नाम लैटिन और एक का नाम है ग्रीक। ग्रीक भाषा को बोलने वाले लोग 9वीं शताब्दी में खत्म हो चुके थे। ग्रीक भाषा को बोलने वाले लोग 9वीं शताब्दी में खत्म हो चुके थे। तो ग्रीक भाषा, मैं डेड लैंग्वेज बोलूं कि लिविंग लैंग्वेज? व्हाट? अच्छा। और लैटिन भाषा को बोलने वाले लोग सिर्फ अमेरिका में ही हैं, और वो भी ना के बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विज्ञान में क्या कहा गया, समझना मेरी बात, कि भैया इन्हीं दो में से किसी एक भाषा का चयन किया जाए, या तो लैटिन या तो ग्रीक। आप कभी भी नोटिस करो, किसी भी नाम के आगे ब्रैकेट में आता है जी के मतलब ग्रीक से वर्ड लिया गया है। बोलो यार, लैटिन को लिखते हैं एल डॉट, अगर वर्ड लैटिन से लिया गया है तो एल डॉट, ग्रीक से लिया गया है तो जी के डॉट। क्लियर? अब इन दो भाषा में भी लीनियस ने चयन किया लैटिन का। उन्होंने कहा मैं लैटिन भाषा का इस्तेमाल करूंगा। अब आपके मन में सवाल बन रहा होगा कि सर लैटिन और ग्रीक में ग्रीक ज्यादा बेटर लग रही है, क्योंकि इसको बोलने वाले तो है ही नहीं। जब इसको बोलने वाले है ही नहीं तो इससे बेस्ट लैंग्वेज क्या होगी? इसके तो बोलने वाले थोड़े मोड़े हैं, कहीं पगला गए, जनसंख्या बढ़ा दिए। अरे और क्या, सीधी सी बात है भाई, सब माहौल की बातें हैं। तो और जनसंख्या बढ़ गई भाई साहब, और अगर जनसंख्या बढ़ गई तो सीधी सी बात है भाषा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो लीनियस ने लैटिन क्यों चुना? क्योंकि लीनियस के टाइम पे जितने भी स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स मतलब विद्वान, वो सब लैटिन भाषा का ही यूज करते थे। तो उन्हें मेमोराइज करने में या उन्हें नाम देने में आसानी होती थी, क्योंकि उन्हें लीनियस को इस भाषा का अच्छा खासा ज्ञान था। दैट्स व्हाई लीनियस हैड चूजन लैटिन लैंग्वेज। बाकी रेस्ट ऑफ द साइंस में आपकी कौन सी लैंग्वेज चलती है? ग्रीक। समझ गए आप हमारी बात? अब आइए मेरी बात समझिएगा। आपके केमिस्ट्री में जो नाम भी रखे गए हैं, जैसे सोडियम का नाइट्रियम, लेड का प्लमसम, नाम सुना है इसका? पोटेशियम का कैलियम, अरे के सिंबल है कैलियम, सुना ही नहीं है यार। ये सारे नाम जो आपके केमिस्ट्री में रखे गए हैं, ये सारे नाम आपके लैटिन भाषा से लिए गए। हाँ, सोडियम का पुराना नाम नाइट्रियम था और उसी से सिंबल आया Na। कैलियम के पोटेशियम का नाम था KALIUM, इसलिए पोटेशियम का सिंबल क्या हो गया? K। तो अल्टीमेटली लैटिन भाषा का चयन हुआ किसी का भी नाम देने के लिए, कि विश्व का कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका नाम किस में रखा जाएगा? लैटिन भाषा में, और वो उसी भाषा से पूरे विश्व में जाना जाएगा। अब आज अगर स्पेन का बंदा मेरे को फोन करता है और कहता है कि मैंने मैंगीफेरा इंडिका की एक सब स्पीसीज खोजी, तो मैं उसे तुरंत समझ जाऊंगा वो बात किसकी कर रहा है? आम की। बोलो यार, वो हम समझ जाएंगे आम की। लेकिन अगर वो स्पेनिश में बोलता तो क्या हो पाता? नहीं। आज लैटिन भाषा से हर ऑर्गेनिज्म को एक नाम देने से सबसे बड़ा लाभ हुआ कि हम तुरंत पकड़ लेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी स्पीसीज को नाम देना कहलाता है नॉमेनक्लेचर। क्या कहलाता है? नॉमेनक्लेचर। एनसीईआरटी रीड कीजिए। एज स्टेटेड अर्लियर, जैसे कि पहले आपने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। मिलियंस ऑफ प्लांट एंड मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं। वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम। हम तो भाई लोकल नेम से जानते हैं, गुलाब का प्लांट
बोलो यार, कमल का प्लांट, गुलदाउदी का प्लांट, है ना, हम लोकल नेम से जानते हैं। दीज लोकल नेम, ये लोकल नेम वुड वेरी, वेरी मतलब चेंज होना, वेरी मतलब चेंज होना। दीज लोकल नेम वुड वेरी, वो चेंज होते रहेंगे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एवन विद इन अ कंट्री, यहां तक कि एक ही देश के अंदर। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन, शायद अब आप रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, अब आप कंफ्यूजन समझ गए हो कि यहां पर क्या हो रही है। दैट वुड बी क्रिएटेड, जो क्रिएट होगी अगर हमने कोई रास्ता नहीं निकाला एक दूसरे से बात करने का। कि किस तरीके की बातें होंगी? साइंटिफिक बातें करने का, है ना। हाँ, टू रिफर, ताकि हम समझा पाए कि किस ऑर्गेनिज्म को हम रिफर कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट। हेंस देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब स्टैंडर्ड नाम जो पूरे विश्व में एक चले। देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म such that there is need to standardize the name of the living organism such that अगर कोई particular organism है is known by same name all over the world, पूरे वर्ल्ड में सेम नेम से जाना जाए। This process is called nomenclature। बोलो बेटा, ऊपर ऊपर। ये बताओ, मुझे पहचानो, मैं हूं कौन? डॉन नहीं, होमो सैपियन। समझना मेरी बात, मैं हूं होमो सैपियन। तुमने मुझे पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद तुमने मेरा नाम दिया ना। तुमने मुझे कैनिस फैमिलियरिस तो नहीं पहचाना, या तो पैंथेरा लियो बोल देना, या तो होमो सैपियन। अब सुनो हमारी बात। फेलिस डोमेस्टिका, बिल्ली हूं साले में, बिलार। सुनो, सबसे पहले आपने तुरंत मेरा नाम दे दिया कि पहले मुझे पहचाना? नाम देने के पहले पहचानना पड़ेगा। बोलो यार, जैसे बोलते हैं अरे मम्मी शेर आया, हाँ बेटा मम्मी शेर आया, तो आपने पहले आइडेंटिफाई किया कि ये क्या था, शेर। कई बार शेर नहीं आ जाता, दूध पी के चला जाता है घर से अरे शेर की मौसी आती है, बिल्ली। हाँ, तो बेटा पहले आप नाम रखोगे कि पहले आप आइडेंटिफाई करोगे? आइडेंटिफाई करने का मतलब पहचानना। बोलो, आप नॉर्मली भी सोचो, मान लीजिए इधर, मान लीजिए अगर हाउ मच आ जाएं, ठीक, इधर, तो आप पहले उन्हें पहचानेंगे। आप समझ जाएंगे, गोरी चमड़ी, बोलो, लंबे से, हैंडसम से, बोलो, आप पहचान जाएंगे। ऐसे ऐसे उछल के चलेंगे, ऐसे है ना, तो आप पहचान जाएंगे। पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, तब आप बोलेंगे उनका नाम, वन एंड ओनली, तब आप उनका नाम बोलेंगे। बोलो भैया, अब पहले आइडेंटिफाई देन नोमेनक्लेचर। हेंस देयर इज नीड। आज पता कैसी वाली फीलिंग आ रही है? नहीं, सुनो, जैसे जो बिटिया तुम लोग किट्टी पार्टी नहीं करती थी, यहाँ ऐसे फुंतुड़ू लगा के जाती, नहीं समझ रहे हो? वो वाला साला फीलिंग आ रहा है, एकदम बड़ा बैड फीलिंग आ रहा है भाई। हेंस देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज। आपको प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का स्टैंडर्ड नेम देना है। स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट, अजी तो हो गया ना। अच्छा, ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर या नामांकरण इज ओनली पॉसिबल जब ऑर्गेनिज्म को आप करेक्टली क्या करोगे, डिस्क्राइब। तब आप बता पाओगे कि वो नाम किससे जुड़ा हुआ है, और पहचानना ही क्या कहलाएगा, आइडेंटिफिकेशन। आओ तुम्हें कुछ बात करें, आओ तुमसे कुछ बात करनी, आओ इधर। अब मेरी बात सुनो। मान लीजिए मैं क्लास के अंदर आया, ठीक, एक नया स्टूडेंट था जो मुझे नहीं पहचानता था, पहली बार मुझे देखा, तो श्योर है कि वो मुझे साहिल सर नहीं मान पाएगा, नहीं मान पाता। जब तक पढ़ाओ ना आधा एक घंटा, तब तक हाँ अब ये हो सकते हैं शायद। तो अब पहली बार जब स्टेज पे आए, ठीक, समझा मेरी बात, तो तुरंत आते हमने बोल दिया, हे लौंडे सामने देख, ऐसे हमने बोल दिया। कहा है लौंडे, तब तो पक्का सर नहीं है। कॉल लगाया तुमको, कहना हेलो भैया कोई पगला आया है साला, तो तुम कहोगे अबे पागल हो, साहिल सर हैं। तो कहना नहीं भैया ये साहिल सर थोड़ी हो सकते हैं। सुनना बहुत तगड़ी बात बोलो, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल आया है।
14 साल से पढ़ाते पढ़ाते ये एग्जाम्पल पहली बार दिमाग में सेट हुआ, अभी अभी आया है। कह रहे अच्छा कैसे दिख रहे हैं? क्या भैया गोरे गोरे हैं? बिटिया बोल दो, जो नहीं बोला उसका नीट में 10 नंबर कम हो, मेरी फुल दुआ है। अब कहा दिया बहुत गोरे हैं, हाँ बोल दो एल्बाइनो हैं। आप सुनो हमारी बात, कहेंगी भैया गोरे गोरे हैं, कहें बेटा नहीं नहीं गोरे होंगे नहीं, वो बोल रहे होंगे मुझे गोरा बोलो। हेलो और लक्षण बोलो। कह रहे भैया हाइट ठीक ठीक है, अच्छा क्या लोअर हवाई चप्पल में है? पक्का डन बेटा वही है। सबसे पहले लक्षण बनाने पड़ेंगे। जब तक वो लक्षण नहीं बताएगा तो तुम बता पाओगे कि ये साहिल सर है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम कैरेक्टराइजेशन, मैं बोल दूंगा अभी यार, बस एक दिन की बात है। कैरेक्टराइजेशन, लक्षणों को बताना कि भैया ये लक्षण है। लक्षण जैसे ही बताया तुम तुरंत आइडेंटिफाई कर लिए। पहले तुम सुन रहे थे हाँ गोरे हैं ठीक है, हवाई चप्पल, तुम्हारा दिमाग तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया सारे लक्षणों को। हाँ ये सारे खुराफाती लक्षण एक ही व्यक्ति के हो सकते हैं। कबीर सिंह, अरे लात देंगे लात। देखो टॉपर ऑफ द कॉलेज, टॉपर ऑफ द, वहां तक तो सही है, उसके बाद की बातें नहीं मानी जाएंगी। अगला, अब आप तुरंत मेरा नाम ले लेंगे, साहिल सर, नोमेनक्लेचर। अच्छा पहले के लोग ऐसे होते भी थे ना कि पंडित जी आते थे नाम रखने, हाँ पंडित जी आते थे नामकरण संस्कार। तो अब जैसे मान लो पहले बच्चे को देखेंगे, सारे लक्षण देखेंगे, इसके चेहरे में तेज है, हाँ इसके चेहरे में तेज है। पहले सुनो तो, पहले पंडित जी कैरेक्टर सारे देखेंगे, ठीक है। इसके चेहरे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसके चेहरे में बहुत तेज है कैरेक्टर, बोलो यार। अब पहले वो हमें पूरा कैरेक्टर में लक्षण देख लिए, पक्का अब मुझे आइडेंटिफाई कर देंगे, बोल साले वो तो नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। अब पहले सारे लक्षण देख ले, सारे इंसानी लक्षण है। बोलो बेटा जब मेरा नाम रखने आए थे ना, सुनो मेरी बात, जब मेरा नाम रखने आए थे, सुनो, मुझे देखा, समझे, मैं किनारे ऐसे लेटा हुआ था, कहे वाह ये तो किनारे लेटा हुआ है, इसका नाम साहिल सिद्दीकी। साहिल मतलब किनारा, बोलो यार। पहले लक्षण देखेंगे, फिर पहचान लेंगे, फिर क्या रख देंगे नाम। मैं जंगल में जा रहा था अकेले, सुनसान वीरान, जंगल में मुझे एक ऑर्गेनिज्म मिला। खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ बेटा। जंगल में ऑर्गेनिज्म मिला, नहीं ये लंबा बैल है, खड़े हो, तुम खड़े हो, तुम बैठो, खड़े हो बेटा। हाँ मुझे जंगल में ये ऑर्गेनिज्म मिला, मन से सुनना, एक बार में सिखा दूंगा। ये कैमरे बेटा चुपचाप बैठो, पीछे आने में टाइम नहीं लगता है। सोचो जो पढ़ाता इतनी एनर्जी में होगा, अगर वो 1 मिनट में रोटेशन पर मिनट दिखाएगा तो कितना दिखाएगा। अब सुनो, मुझे जंगल में मिला, पक्का मैंने इसके सारे लक्षण ताड़े, बोल अरे यार मैंने इसके सारे लक्षण ताड़े, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं गया, इनके रुको पहले लक्षण लिख तो ले, इन्हीं से पूछेंगे मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट की एब्सेंट, एब्सेंट ले हो। अबे मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट, नॉन फंक्शनल, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट बट नॉन फंक्शनल। पता नहीं किस बात पे अभी एब्सेंट बोलते यार, इनसे तो डर ही लग रहा है। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, आओ गया, पीछे घूमो, घूमना, पीछे घूमो। रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी देखनी थी। अरे और क्या, प्रेजेंस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। ऐसे मैंने सारे लक्षणों की लिस्ट बना ली, ये बाद में सिखाएंगे, अभी तुम्हें डिटेल में कैसे काम करता है। लक्षणों की लिस्ट बना ली, इसे बोलेंगे कैरेक्टराइजेशन।
अब मैं गया, मैंने देखा मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ये पक्का मैमल ग्रुप का है, क्योंकि मेमरी ग्लैंड किसके पास होती है? मैमल। मैं किताब खरीद मैं किताब मार्केट से खरीद लाया, खरीद लाया, और किताब के ऊपर नाम लिखा था मैमेलिया। जितने मैमल्स के मेंबर होंगे सब इसी में भाई साहब, जितने मैमल्स के मेंबर होंगे, ठीक। इनके मैंने लक्षणों के अकॉर्डिंग सारे लक्षण मिलाए, इनके लक्षण किसी से पूरे नहीं मिले। इसका मतलब मुझको नई स्पीसीज मिल गई। अब मुझको मिलेगा नोबुल, बोलो बेटा, अब मुझे नई स्पीसीज मिल गई। और अगर मान लो सारे के सारे लक्षण किसी से मिल गए, उनको तो होमो सैपियन है, तो बताओ अब नोबुल मिलेगा कि रेडबुल? समझ गए हमारी बात? अब सुनो हमारी बात। तो बेटा जब हम किसी को आइडेंटिफाई करेंगे, किसी को ढूंढेंगे, समझी पगली? हाँ, जब किसी को, बेटा तुम्हें नहीं बोले, हम लक्षणों के आधार पर आइडेंटिफाई कर रहे थे। लक्षणों के आधार पर आइडेंटिफाई किया गया। मॉरिस कह रहा सही है। अब सुनो, आइडेंटिफाई किया तो दो बातें होंगी, इधर आओ। आइडेंटिफाई किया तो दो बातें होंगी, या तो न्यू स्पीसीज, या तो ऑलरेडी इन्वेंटेड, डिस्कवर्ड। इन्वेंटेड नहीं बेटा, तुम इन्वेंटेड हो, ऑलरेडी डिस्कवर्ड। अब अगर ऑलरेडी डिस्कवर्ड है तो खेला यहीं पर खत्म। लेकिन अगर नई स्पीसीज है तो अब नहीं, नोबल तो मिलेगा। अब हम इनका क्या रखेंगे? नाम। किस लैंग्वेज में? लैटिन। और अब बेटा इधर देखो, अब नामकरण संस्कार हो गया। अब इनको इनके लक्षणों के आधार पर इनको ग्रुप दे देंगे, ठीक। अगर मान लो मेमरी ग्लैंड है तो किस में रख देंगे? मैमेलिया। क्या क्या बोली? क्या क्या? ममालिया। भाई साहब, ममालिया। इधर अब मेरी बात सुनना। अगर मेमरी ग्लैंड मिली तो रखेंगे हम लोग ममालिया में। अगर सोमैटिक सेल मिली तो सोमालिया में। अब सुनो, तो बेटा रीढ़ की हड्डी मिली तो इनको वर्टिब्रेटा में रख देंगे। बोलो यार, इनके लक्षणों के आधार पर मैं इनको अलग अलग बायोलॉजिकल ग्रुप दे दूंगा। बोलो भैया, इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण यार भाई, इस क्लास में अलग अलग लेवल के अंग्रोज हैं, अंग्रोज। आओ अब मेरी बात सुनो, बड़ी सुंदर बात। लीनियस ने बहुत सारे रूल्स बनाए, एनिमल्स के नाम देने के और प्लांट्स के नाम देने के, ठीक है, बहुत सारे रूल। जो सेट ऑफ रूल्स है, जितने भी रूल्स बने हैं नाम रखने के, उन रूल्स में 5 पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही आपको पढ़ना है। बाकी सारे रूल्स नहीं पढ़ने, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू बी अ टैक्सोनॉमिस्ट, वी आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, राइट? या इंग्लिश। आओ इधर आओ बेटा, हमारी बात सुनो। सिखाएं कि पढ़ाएं? आओ। विच कलर? ओके 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 बेटे, मैं रेड कलर से लिखता हूं, सामने देखा। किसी का भी नाम, किसी भी स्पीसीज का नाम में 2 वर्ड होंगे। लेटर कितने भी हो सकते हैं। अगर लेटर लिख देगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी का नाम 2 लेटर में होगा, SS। किसी के भी नाम में कितने वर्ड होंगे? 2। तीसरा वर्ड नहीं आएगा, 2 वर्ड होंगे भाई साहब। खत्म हो गया। वही कल वाले हैं जो क्लास में ही शुरू हो गए थे, खत्म। इधर कह रहा नहीं, था ही नहीं से खत्म कहाँ होगा। किसी के भी नाम में कितने वर्ड होंगे? 2। बोलते ही नहीं हो यार। जैसे साहिल सिद्दीकी, अरे नाम ले रही है, तो कितने वर्ड हो गए? 2। अब इधर देखना, इधर एग्जाम्पल के तौर पर NCERT, ये नहीं,
अरे गंजेड़ी, इंडिका। अब इधर देखो बेटा, वर्ड कितने हैं इसमें? 2। कहां जा रहे हो? टॉयलेट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर। लौटेंगे तो पूछूंगा ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया नहीं हुआ है, और ये भी पूछूंगा पता कैसे चला कि ग्लूकोज यूरिन में था या नहीं था। आओ, नाम कितने होंगे टोटल? 2। और एक नाम में वर्ड कितने होंगे? 2। लेटर लिख देगा तो गलत हो जाएगा भाई साहब। अब सुनो मेरी दूसरी बात, एक नाम में वर्ड 2 होंगे, भाषा लैटिन। अब अगर मान लो लैटिन भाषा में किसी चीज के लिए नाम है ही नहीं, सर ऐसा कैसे हो सकता है किसी भाषा में नाम ही ना हो? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। कैसी बात कर रहे हो यार? लैटिन भाषा को बोलने वाले लोग अब इतने सीमित रह गए तो बहुत सारे वर्ड तो पता ही नहीं है, और हर रोज नई नई चीजें खोजी जा रही हैं। बोलो यार, क्या ये अभी क्या उत्तराखंड सन 2000 से पहले था? पहले देहरादून उत्तर प्रदेश में आता था, देहरादून मसूरी ये सब किस में आता था? यूपी में। ठीक है, इतना ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि गया था एक बार। ठीक है, और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ का पूरा हिस्ट्री पढ़ता हूँ, A to Z सब कुछ पढ़ डालता हूँ। इधर अच्छा लगता है, फिर कॉन्फिडेंस से घूमते, मेरा जिला है। तो अभी क्या है, देहरादून ये सब यूपी के अंदर आता था। सन 2000 में गवर्नमेंट ने यूपी को बांट दिया कई सारे डिस्ट्रिक्ट में, तो उसी में से एक बना था उत्तराखंड। तो अब उत्तराखंड में अगर कोई स्पीसीज खोजी गई और उसके नाम में हम चाहते कि उत्तराखंड जुड़े, तो कैसे जोड़ोगे? कैसे जोड़ोगे? अब लैटिन भाषा में तो उसके लिए वर्ड है नहीं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर फिकस एक प्लांट है, ठीक है। अब बरगद का प्लांट बंगाल में बहुत पाया गया, उसके नाम में बंगाल जोड़ना था, और लैटिन भाषा में बंगाल को लेकर कोई वर्ड है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे लैटिनाइज्ड कर देंगे। सर ये लैटिनाइज्ड करने का क्या मतलब हुआ? अब भाई लैटिन में तो नाम है नहीं, तो किया क्या जाए? तो हम उसे ऐसा दिखाएंगे कि मानो उसमें लैटिन की झलक दिख जाए। सर झलक दिखने का मतलब तुम ऐसे समझ पाओगे, मान लो अगर कैरोलस लीनियस ने, स्वीडन के थे जो, इन्होंने भोजपुरी भाषा को लिया होता और भोजपुरी में किसी चीज को लेकर वर्ड नहीं है, तो हम उसे क्या करेंगे? भोजपुराइज। जैसे मोबाइल को मोबाइलवा, रेलगाड़िया, बोलो समझे ही नहीं हमारी बात, स्टाइलरवा, बोल्डवा, तो नाम के पीछे क्या लगाएंगे? वाह। अब बंगाल के लिए वर्ड था नहीं, तो बंगलवा नहीं भैया, बंगलवा नहीं, नाम होगा फिकस बेंगलेंसिस। तो एंसिस लगा के थोड़ी फीलिंग वो अपनी वाली दे दी है। एंसिस का मतलब लैटिन भाषा में होता है ऑफ, फिकस ऑफ बंगाल, बंगाल का। रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुको, इधर आओ। ये बताओ मुझे, ग्लूकोज था? यार ग्लूकोज था, ऐसा कौन सा टेस्ट था जो इतनी फास्ट हुआ? बताओ, सोचने वाली बात है। ग्लूकोज था, ऐसा कौन सा टेस्ट हुआ? मेरा वर्ड को सुनो, ऐसा कौन सा टेस्ट था? हाँ इधर, अब सुनो। तो बेटा जब मोटे, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मोटे के नाम रखेंगे हम लोग फिकस मोटासिस। अब सुनो मेरी बात, तो नाम लैटिन भाषा में होगा, अगर नाम के लिए कोई वर्ड नहीं होगा तो क्या कर देंगे? लैटिनाइज बोलेगी। अच्छा, पहला वर्ड जो होगा उसको हम जीनस बोलेंगे। अब जीनस क्या है बहन, ये शाम को सिखाएंगे। दूसरा वर्ड जो है बहन, उसको हम स्पीसीज बोलेंगे। चाहो तो स्पीसीज बोल दो, चाहो तो स्पेसिफिक एपिथेट बोल दो, एक ही बात है। चाहो तो स्पीसीज बोल दो या स्पेसिफिक एपिथेट बोल दो, एक ही बात है। पक्का? ऊपर 2 तरीके के सवाल आएंगे एग्जाम में, मैं फिर कह रहा हूं, लिविंग वर्ड मक्खन की तरह सिखा देंगे एकदम।
लेकिन आपको मेरी बातें सारी सुननी है, सिर्फ सुननी है, दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि अपन बहुत बेस से जाते हैं, तो दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? बोलो भैया। अब मेरी बात सुनना, पहला वर्ड जीनस, दूसरा वर्ड स्पीसीज। एग्जाम में मुझसे क्वेश्चन पूछता है, मैंगो की स्पीसीज का जूलॉजिकल नेम बताइए, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि जूलॉजिकल नहीं, मैंगो का बोटेनिकल नेम होगा। तो पहले स्टेटमेंट में इसका ध्यान रखना कि बेटा जूलॉजिकल और बोटेनिकल, साइंटिफिक नेम सबसे सरल हो गया, अब उसमें भी जूलॉजिकल होगा, जूलॉजी वालों का, और बोटेनिकल होगा प्लांट्स वालों का। बोलो यार। तो स्टेटमेंट में इस चीज का खासा ध्यान रखेंगे, जूलॉजिकल और बोटेनिकल में आपको फंसाना थे। अब जब बोल रहा हूं तो ध्यान रखना। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन ला रहा हूं, मैंगो की स्पीसीज का बोटेनिकल नेम बताइए। आप पूरा नाम बताओगे, मैंगीफेरा इंडिका, ये पूरा नाम है। ओए टकले, बात मत कर, चबा रहा है, गुटखा खा रहा है, हाँ? क्या इमली खा है? अरे बाप रे बाप, बहुत बहुत बधाई हो। अरे बधाई हो कि आप एक अच्छा स्वाद ले रहे हैं। ए यार, सांड ऐसे हो और खा इमली रहे हो। अब सुनो हमारी बात, सुनो बात सुनो। कहते हैं अगला क्वेश्चन है, मैंगीफेरा इंडिका में स्पीसीज क्या है? इंडिका। तुम दोनों सवाल को नहीं सुने, तीनों सवाल पे आते थे, तीनों फंसाऊ सवाल थे। पहला सवाल था मैंगीफेरा इंडिका का जूलॉजिकल नेम बताओ, तो जूलॉजिकल नहीं बोटेनिकल होगा, समझ गए चोर? मैंगीफेरा इंडिका का, इंडिका में स्पीसीज क्या है? इंडिका। तीसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंगीफेरा इंडिका का जूलॉजिकल नेम, तो आप पकड़ लिए जूलॉजिकल गलत हो गया, बोटेनिकल होगा। दूसरा क्वेश्चन है मैंगो की स्पीसीज का बोटेनिकल नेम, तो आप पूरा बताओगे मैंगीफेरा इंडिका। लेकिन अब मुझसे पूछ रहा है मैंगीफेरा इंडिका में स्पीसीज क्या हुआ? इंडिका। क्या आप क्वेश्चन समझ पाए? मुझे लगता है अपन को इसे लिखना चाहिए, नहीं? लिखिए, लिखो, इन मैंगीफेरा इंडिका species is denoted by, species is denoted by, in Mangifera indica species is denoted by dash, आंसर इंडिका। तो लिखियो। दूसरा बोले, the botanical name will be, नहीं, the botanical name of species of mango will be, species of mango will be, the botanical name of species of mango will be dash, Mangifera indica, Mangifera indica, Mangifera indica। हो गया? भावा बोलते ही नहीं हो यार, पूरी बुलंदी से बोलो पहले, और तेज बोलो, और तेज बोलो, और तेज। आओ, बस यस सर ही बोलना था। आओ बेटा, पहला वर्ड किसको दिखाता है? जीनस। अगला वर्ड स्पीसीज। आओ बेटा, ये बताओ, जब भी आप किसी भी लाइन की शुरुआत करते हो तो पहला लेटर कैपिटल या स्मॉल, उसके बाद स्मॉल, बात खत्म। अब इन्होंने इसको ऐसे लिख दिया है कि जीनस का पहला लेटर, पीछे वालों, जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा और स्पीसीज का स्मॉल। मैं कहता हूं पहला कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, बात खत्म। अब आखिरी रूल सुनो, जो डेड लैंग्वेज होती है ना, जिसको बोलने वाले लोग ना के बराबर हैं या खत्म हो चुके हैं,
उस लैंग्वेज में क्या कहानी होती है? आपको पता कैसे चलेगा कि ये लैंग्वेज डेड है? सोचने वाली बात है। आप पता ऐसे करते हो कि जो डेड लैंग्वेज होती है उसके जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़ा सा लेटे हुए होते हैं, और इस फॉन्ट को बोलते हैं इटैलिक्स। आप लोगों ने में से कितने लोगों ने पेज मेकर का इस्तेमाल किया है? पेज मेकर आपने किया है? आपने किया पेज मेकर का इस्तेमाल? पेज मेकर वो नहीं जो पेज मेकर पहले आता था, पेज मेकर सॉफ्टवेयर का नाम है। नहीं किया ना? किया है? अच्छा। कोरल का कितने लोगों ने काम किया है? बेटा ये बताना जरूरी है वरना आप गलत कर दोगे एग्जाम में। कोरल क्या है? ये जितनी भी तुम्हारी बुकलेट्स बनती हैं सब कोरल पे ही बनती हैं। वर्ड में जितनी भी फोल्डिंग, पेंटिंग, सब कुछ बनती है सब कोरल वर्ड का जाना माना सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मैं भी यूज़ वही करता हूँ। वर्ड पे तो काम किया होगा, MS वर्ड पर, है ना? वही एक बार जब प्रोजेक्ट बना रहे थे, है ना, और बड़ा मज़ा आया था। हाँ, इधर आओ, नोटपैड पे काम किया है तुमने। वहाँ पर आती है फ़ॉन्ट आता है। फ़ॉन्ट साइज नहीं, फ़ॉन्ट साइज तो हो गया, कितने बड़े वर्ड चाहिए। ऐसे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आते हैं। NCERT आपकी लिखी है, मुझे याद आ जाएगा भी बता दूंगा, बाकी मैं बता दूँ। मुझे जो फ़ॉन्ट पसंद है जिसमें आपकी बुकलेट आती है वो है टाइम्स न्यू रोमन। कोरल सॉफ्टवेयर है यार, क्यों बता दिया मैंने। टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का नाम है, लिखावट का तरीका। ठीक है, ऐसे जो मेरा नाम लिखा होता, थोड़ा घुमा के लिखा होता ना, साहिल सिद्दीकी, उस फॉन्ट का नाम है ब्रैडली ITC। ब्रैडली ITC शायद NCERT इंग्लिशमैन में लिखी या कैलिब्री में लिखी, मुझे याद नहीं, इंग्लिशमैन में लिखी शायद। तो ये सब फॉन्ट्स के नाम हैं। फॉन्ट का मतलब होता है लिखने का तरीका। आपको मैं बताता हूँ, इधर देखिए, इधर ये क्या लिखा है? अरे मोरमाई, अच्छा आई लिखा है। ये भी आई लिखा है और ये भी आई लिखा है। कर्सिव नहीं है भाई, कुछ हल्का सा भी कुछ भी घूम जाता है, इनके लिए बस एक ही फॉन्ट है कर्सिव। इनका फॉन्ट होता है बस कर्सिव, घूम गया तो कर्सिव। ये भी आई लिखा है और ये भी आई लिखा है। ये आई जो लिखा है टाइम्स न्यू रोमन लिखा है, और ये आई लिखा है, नाम भूल जाना, नाम से आपको मतलब नहीं, ये लिखा है आपका ब्रैडली ITC में। ठीक है, बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, तहोमा, कैलिब्री, ब्रैडली ITC, कृति देवी 20, बहुत सारी है। कृति देवी हिंदी का फॉन्ट है, हिंदी का फॉन्ट है ना? हाँ, हिंदी का फॉन्ट है। कृति देवी 20। ठीक है, कंप्यूटर पर खूब काम किया उन्होंने भी। हाँ, तो बताओ, दोनों आई है लेकिन दोनों में लिखने का तरीका अलग अलग है। तो लिखावट का तरीका कहलाता है फॉन्ट। लैंग्वेज अलग चीज होती है। लैंग्वेज दोनों अंग्रेजी भाषा के लेटर है, पर किस तरीके से लिखें बेटा, सिलेक्शन इधर है उधर नहीं है। हाँ, उधर बर्बादी है। सुनो, अब हम क्या कह रहे हैं, लिखावट का तरीका क्या कहलाता है? फॉन्ट। गोल गिरा रहा है क्या जी? हाथी से कचरवा दे, दर्द तुरंत खत्म। लिखो, लिखावट का तरीका फॉन्ट कहलाता है। अर्ज है, लिखावट का तरीका फॉन्ट कहलाता है। जैसे एक फॉन्ट होता है डॉक्टरिया फॉन्ट, पहले लेटर के बाद कुछ नहीं पता। तो तुम लोग की एक्चुअली में लड़ाई तुम्हारी हुई किस चीज पे है? अच्छा सीरियसली बताओ तो किस लिए, क्या वजह थी? 5 रुपये दे दी, 5 रुपये ले ली, दे नहीं रही है, फिर क्या हुआ? उससे पूछें, ये इतनी बड़ी क्लास तुम लोग की लड़ाई में इंटरेस्टेड है जो सब कह रही हो, उससे पूछिए। हम लोग का यही काम है, हम लोग का यही काम नहीं, हम लोग का यही ही काम है। हाँ, अब सुनो, लिखो बेटा, लिखा, लिखावट का तरीका फॉन्ट कहलाता है। ठीक है, एक लाइन नीचे लिखो, डेड लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड बाय italics font is represented by italics font.
Dead language is represented by italics font. Dead language is represented by italics font. ओ भाई, लैटिन डेड लैंग्वेज है या लिविंग? तो नाम जो भी आप लिखोगे वो सीधा सीधा लिखोगे या लिटा के? इटैलिक्स मतलब लिटा के। लेकिन बेटा क्या हम परफेक्टली इटैलिक्स फॉन्ट ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। अच्छा इधर आओ, इधर आओ। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप इटैलिक्स लैंग्वेज यूज नहीं कर पा रहे हो, नाम को हाथ से लिख रहे हो, तो आपको दोनों वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। मतलब बीच में गैप होना है। बीच में अगर जोड़ दिया ना तो गलत हो गया। हाँ भाई गलत हो गया, ओए लड़की गलत हो गया। इधर सुनो, दोनों को क्या करना है? सेपरेटली अंडरलाइन। अब लास्ट पॉइंट सुनिए, खत्म, रूल्स इतना ही है। जिस ऑथर ने उस प्लांट को डिस्क्राइब किया हो, उसके बारे में पूरी पूरी किताब लिखी हो, उसने उसकी खोज की हो, उसने उसका जिक्र किया हो, उसका नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखेंगे। एब्रीविएटेड फॉर्म, एब्रीविएटेड फॉर्म का मतलब शॉर्ट फॉर्म नहीं, शॉर्ट फॉर्म अलग चीज होती है। गलत है, पापी हो तुम। जब मैं छोटा था ना क्लास 6 में, तो एक किताब आती थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अभी याद आ जाएगा, ल्यूसेंट, अभी भी आती है। और उसका एक आता था सामान्य ज्ञान, उसका स्टार्टिंग ही होता था एब्रीविएशन से। वो मेरे को सब याद थे। इधर तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है एम्स, AIIMS। ठीक है, बोलो यार। साहिल सिद्दीकी का शॉर्ट फॉर्म हुआ SS, बोलो यार। विकास पोरवाल का शॉर्ट फॉर्म हुआ VIP। अच्छा VIP, अच्छा VIP, अच्छा ये सही था यार। आप सुनो इधर, उसी प्रकार अनंत अग्निहोत्री का हुआ AA स्क्वायर नहीं, लेकिन वो तो A सर्किल है, A सर्किल है और हर जगह से A सर्किल है। अब सुनो तो हमारी बात। हाँ बेटा, हाँ सुनो तो इधर, ये हुआ शॉर्ट फॉर्म। एब्रीविएटेड फॉर्म का मतलब होता है नाम के कुछ लेटर हटा दो, उतना रखो कि उससे हम नाम पकड़ लें। जैसे मैंगीफेरा इंडिका को डिस्क्राइब किया था लीनियस ने, किसने? तो नाम में सिर्फ LINN डॉट बताता है कि आगे अभी कहानी बाकी है। डॉट नहीं लगा है तो गलत हो जाएगा। समझ गए हमारी बात? डॉट नहीं लगा है तो गलत माना जाएगा। डॉट बताता है कि अभी आगे कहानी बाकी है। आपको पता है, आप एम्स को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हो ना, AIIMS, ये लिखने का तरीका गलत है, डॉट लगता है। अगर डॉट लगेगा ना तब इसका मतलब होता है कि आगे अभी कहानी बाकी है। समझते ही नहीं हो यार। ये हुआ शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में नाम का पहला लेटर लेते हैं, एब्रीविएटेड में पहला लेटर नहीं लेते हैं, कुछ लेटर ले लेते हैं जिससे नाम पकड़ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इतना लिख दूंगा तुम समझ जाओगे किसका नाम है। मेरा नाम है साहिल सिद्दीकी, बोलो यार। नहीं समझ पाए यार हमारी बात। तो अगर, और सुनो, ऑथर का नाम जिसने उसे डिस्क्राइब किया है उसको नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, पर जीनस स्पीशीज का नाम लिखना जरूरी होगा। NCERT एक्सरसाइज खोलो, असली अब कर लियो एक्सरसाइज। अम्मा मिला? हाँ बढ़िया ही। क्वेश्चन नंबर 5 देख के बताओ यार। बिटिया तुम लोग बताओगी कौन सा गलत हो गया। मैंने पूछा था कौन सा गलत है, पहला। कब सही आंसर दोगी भाई? पहला वाला क्या हो गया आपका गलत, दूसरा वाला सही। लफड़ा किसका आ रहा है? इंडिका। किसका आ रहा है? इंडिका। ओवर एंड आउट, ऊपर। इस तरीके से नाम देने को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यहां तक बच्चों सीख गए हो तो मैं आगे बढ़ना शुरू कर दूं। सभी लोग बोलते ही नहीं हो यार। देखो आपकी एनर्जी से ही मेरी एनर्जी आएगी, बात जान लीजिएगा। आप जितना एनर्जेटिक रहोगे उसके 3 गुना ज़्यादा एनर्जेटिक मैं रहूँगा। समझ पाए हमारी बात? बोलो भैया, पढ़ो।
लड़की हो तुम। और तुम्हारी हिम्मत कैसी उससे लड़ने की? अगर एक हाथ सही से दे देना, लड़के बेहोश हो जाए। पढ़ो बेटा। इधर एक बात बताओ यार, कहीं तो ये सारे रूल्स लिखे होंगे। किसी भी जानवर का क्या नाम होगा, किसी भी जानवर का क्या नाम होगा, या किसी भी प्लांट, ये क्या तुम्हें लगता है बस पांच रूल होगा? ठीक है बेटा, इसके लिए पूरी एक संस्था बनी हुई है, समझ पाए? कोड का मतलब होता है नियम। लिख, कोड का मतलब नियम। कोड का मतलब नियम। कोड, CODE, कोड। कोड का मतलब नियम। किया? लिखो। लुपलुपा रही है। कोड का मतलब नियम। नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है? नाम देना। लिखो इंटरनेशनल, इसी किताब में सारे नाम लिखे हैं, पूरी एक संस्था है इंटरनेशनल, जिसका काम होता है नियम बनाना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में रखा जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा। इंटरनेशनल कोड, कोड मतलब क्या होता है? नियम। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर हो गया। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर डैश, ये एनिमल के लिए कोड होगा या प्लांट्स के लिए? फॉर एनिमल्स। लिखो फॉर एनिमल्स, फॉर एनिमल्स। लिखो बहन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। नई एनसीईआरटी है किसी के पास? इतने लोगों की नहीं चाहिए भैया एनसीईआरटी, लाओ। ये नहीं है, तुम्हारे छूते ही पुरानी हो गई। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। रुको, इंटरनेशनल कोड फॉर ऑब्लिक ऑफ, फॉर ऑब्लिक ऑफ, फॉर ऑब्लिक ऑफ, इंटरनेशनल कोड फॉर ऑब्लिक ऑफ। पहली प्रायोरिटी दोगे फॉर को, फॉर ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या लगाओगे? ऑफ। फॉर ऑब्लिक ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। लिखा? डैश फॉर प्लांट्स। हो गया? लो बुक लो। चलो रीड करिएगा। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, फैसिलिटेट मतलब आरामदानी। ये मतलब इसने क्या किया, आसानी और आराम को जोड़कर नया बनाया आरामदानी। वाह, आप भी मतलब लग रहा है ऑक्सफोर्ड में काम करती हैं, तभी आजकल सोचो इतने वाहियात वर्ड कहाँ से आ रहे हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मतलब मदद, स्टडी में मदद हो। नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर, बहुत सारे साइंटिस्टों ने प्रोसीजर निकाला। टू असाइन, असाइन मतलब प्रदान करना, असाइन मतलब प्रदान करना। टू असाइन साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाए। ठीक है। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस चीज़ से सहमत थे। जब बतिया नहीं कर पाएंगे तो मज़ा ही कहाँ आएगा? बोलो भाई, बतियाना जरूरी है ना, और बतियाने के भाषा सेम होगी तभी बतिया पाएंगे। अगला, फॉर प्लांट, अंडरलाइन, साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन, किस आधार पे है? एग्रीड प्रिंसिपल। एग्रीड का मतलब सब लोग सहमत थे। एग्रीड प्रिंसिपल
सिद्धांत बनाया, क्राइटेरिया बनाया, मतलब मापदंड बनाए, जो कि ICVN है प्लांट के लिए और ICZN है एनिमल के लिए। अंडरलाइन कर लो फुल फॉर्म, अंडरलाइन किया? द साइंटिफिक नेम इंश्योर्स, इंश्योर्स मतलब पक्का करना, सुनिश्चित करना। द साइंटिफिक नेम इंश्योर्स, बहन हटो, मैं बैठी रहूं। द साइंटिफिक नेम इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन नेम, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का एक नाम होगा, कंफ्यूजन ना हो। कहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन शुड इनेबल, हमें सक्षम बनाए, पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम, कि वो सेम नाम को पकड़े, किसी और ऑर्गेनिज्म को ना पकड़े। दिस दे ऑल्सो इंश्योर, इस ये बात भी पक्की होनी चाहिए कि जो नाम एक ऑर्गेनिज्म को दे दिया गया है वो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म को ना दिया जाए। तो है अब मान लो जैसे किसी को मैंने नाम दे दिया सोनम गुप्ता, मान लो कह रहा हूं, तो एक को सोनम गुप्ता कौन है? कहता है बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिद्धांत टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। प्रत्येक नाम में कितनी चीजें होंगी? दो, जेनरिक नेम, ठीक है, अरे भाई जीनस नेम, ठीक है, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। अच्छा बेटा, जेनरिक नेम, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट, ये नाम क्यों दिए जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम, ये जो तरीका है नाम देने का, विद टू कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब दो भाग हैं उसके, वो कहलाता है आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। This naming system, underline, binomial nomenclature was given by Carolus. This naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल हो रहा है। This naming use, बेटा टू वर्ड को ट्रिपल अंडरलाइन कर लो, वर्ड है लेटर नहीं, वर्ड है लेटर नहीं, टू वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड सुविधाजनक, कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो, आम का एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड द कैसे साइंटिफिक नेम को इतनी बेटर तरीके से दिया गया। साइंटिफिक नेम मैंगो का रिटर्न है मैंगीफेरा इंडिका। लेट अस सी, इसमें दो नाम है, एक नाम में दो वर्ड है। बाइनोमियल नेम का मतलब, बाइनोमियल कहने का मतलब दो वर्ड। अगला, इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस को, इंडिका रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। अब बेटा ये जो चारों नियम दिए हुए हैं, हाइलाइटर है कहाँ है? बैग में, तो बैग से वो बैग की चैन को ओपन करके उसको हाउ बेटा हाइलाइटर लेना और किताब के, हम लोग लाइन ऐसे अंडरलाइन करते हैं ऐसे, समझ गए हमारी बात? मतलब ये सब इंपॉर्टेंट है, ये नियम ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, करो और नियम पढ़ते जाओ, पढ़ो, अगर नहीं है तो पेन से पूरा ऐसे कर दो। इधर बेटा पहले सारे नियम अंडरलाइन करिए, सारे नियम अंडरलाइन कीजिए। अब एक शब्द सुनेंगे भैया, मैं पहले इस पे डबल टिक कर दे रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछो क्या? टैक्सॉन क्या है और कैटेगरी क्या है? यही तो समझाने जा रहा हूं भाई। कौन सी लाइन? अच्छा, वहां पर लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है कि बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, लैटिन भाषा में होगा, और लैटिन भाषा में नहीं हुआ तो इट मस्ट बी लैटिनाइज्ड इररिस्पेक्टिव। इररिस्पेक्टिव मतलब उसकी ओरिजिन कहीं से भी हुई हो, उस वर्ड की उत्पत्ति कहीं से भी हुई हो, लेकिन हमें लैटिन भाषा का ही इस्तेमाल करना है। आइए,
दो शब्द हैं, टैक्सॉन और कैटेगरी। बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है आपके स्तर पे, आज वो कंफ्यूजन पूरी तरीके से खत्म करेंगे हम लोग। मतलब वो शब्द जो है, उस शब्द की उत्पत्ति कहीं से भी हुई हो, ठीक है, मतलब अब वो शब्द चाहे बंगाल हो चाहे जो हो, तो चाहे उसकी ओरिजिन कहीं से भी हुई हो, लेकिन हमें करना क्या है, उसे लैटिन भाषा में, लैटिन का लुक देना है। दो शब्द हैं, टैक्सॉन और कैटेगरी। सभी लोग कॉपी किताबें छोड़ दीजिए, दोनों हाथ फ्री कीजिए, ऊपर कीजिए दोनों हाथ, ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे, और हाँ हो गया हो गया, बस ज़्यादा अंगड़ाई नहीं लो बेटा, इधर देखो, इसे पागलपन कहते हैं। अब सुनो, टैक्सॉन क्या है, कैटेगरी क्या है, साफ सुथरी भाषा में सुनिएगा। एनी बायोलॉजिकल ग्रुप इज कॉल्ड टैक्सॉन, बात खत्म। कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप है वो टैक्सॉन कहलाएगा। कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप अगर है तो वो क्या कहलाएगा, टैक्सॉन। मेरे साथ बोलो, एनी, मन से यार, बायोलॉजिकल ग्रुप इज कॉल्ड टैक्सॉन, बात खत्म। बात तुम्हें नहीं खत्म करनी है। कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप क्या कहलाएगा, टैक्सॉन। बेटा अंदर आओ जल्दी, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया। कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप टैक्सॉन कहलाएगा। बायोलॉजिकल ग्रुप तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही बना देते हैं, मन में आया कुछ भी रख दिया, किसी भी ग्रुप का नाम सिजोफ्रेनिया रख दिया, HIV रख दिया, कैंसर रख दिया, ये ग्रुप, बेटा ये ग्रुप नहीं होते हैं। बायोलॉजिकल ग्रुप प्रॉपर नियम के साथ बनाए जाते हैं कि भैया अगर ये ग्रुप है तो इस ग्रुप के ये नियम है कि अगर ये गुण होंगे तभी कोई ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में रखा जाएगा। अगर मेमेरी ग्लैंड है तभी मेमेलिया हो, मेमेरी ग्लैंड नहीं है तो आप मेमेलिया नहीं हो। अब आप ईमानदारी से बताइए, 17 से, इधर देखो, इधर भैया आप ही बताइए, इधर एक स्पीशीज के पास लगभग 30,000 कैरेक्टर, 30,000 लक्षण है। तो वो पूछने बता देंगे। आप मैथ से, बायो से, मैथ से, मैथ वालों को बायो बहुत तेज सिखा सकता हूं मैं। एक स्पीशीज को के 30,000 लक्षण हैं, 17 से 18 लाख स्पीशीज के अरबों खरबों लक्षण होंगे। तो बताइए क्या अरबों खरबों लक्षण आप याद कर लोगे? नहीं याद कर पाएंगे। एक तो मैथ वाले वैसे भी नहीं याद कर पाएंगे। इधर आप लोग का दिमाग ज्यादा तेज होता है ना, है ना, रटने में है ना। इधर तो अब सुनिएगा, वैज्ञानिक हैरान और परेशान कि भैया करे तो क्या करें। उन्होंने कहा यार जिनके जिनके लक्षण आपस में मैच करें उनको उठा उठा के एक ग्रुप में रख दो, और ग्रुप भी अलग अलग लेवल पे बनाओ, छोटा ग्रुप और बड़ा ग्रुप और बड़ा ग्रुप और बड़ा ग्रुप। प्लीज सीखना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से सीखना, एक बार मैं सिखा दूंगा, ठीक। मैं यहां पर कुछ लक्षण लिखने जा रहा हूं, जिन जिन बच्चों से वो लक्षण मैच करे वो बच्चे खड़े होते जाएंगे। समझ गया बात को? बोलो बेटा। अब इधर सुनना मेरी बात। पहला खड़े होने के लिए तैयार रहना। पहला लक्षण मैंने लिखा, साहिल्स स्टूडेंट। सब लोग खड़े हो गए और अच्छा भी लग रहा होगा। एक लक्षण लिया तो देखो कितना, बेटा बहुत 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 सुंदर पढ़ाता हूं मैं, सुनो। एक लक्षण लिया तो कितना बड़ा ग्रुप बन गया। अब लक्षण में बढ़ाऊंगा। साहिल सर का स्टूडेंट तो हो, लेकिन सिद्दीकी साहब के स्टूडेंट के साथ साथ जो पढ़ चुके हम सब मुंह बन के लात देंगे अभी, लेकिन बॉय हो। ग्रुप देखिए, ये बैठ रहा था क्या? लेकिन देखिए ग्रुप आपका छोटा हो गया कि बड़ा? लक्षण बढ़ाया, ग्रुप क्या हो गया? छोटा। तुम लोग उस ग्रुप के भी मेंबर थे और इस ग्रुप के भी मेंबर हो। बोलो यार, बोलते ही नहीं हो यार। तीसरा लक्षण, चश्मा लगाया हो। ग्रुप छोटा हो गया,
लक्षण, तुम लोग, क्या तुम इसके पहले वाले ग्रुप के भी मेंबर थे? जितने लोग खड़े उनसे बात कर रहा हूं, क्या इसके पहले वाले ग्रुप के भी मेंबर थे? बोलते ही नहीं यार, तो तुम लोग क्यों बोल रही हो? इसके पहले मतलब तुम तीनों ग्रुप में थे, पहले वाले में भी थे, दूसरे वाले में भी हो, तीसरे वाले में भी हो, अलग अलग लेवल पे हो, है? बड़े वाले ग्रुप में भी थे, उससे जुड़े। चौथा, जीन्स पहना हो, बड़ा तुम्हें जीन्स पहना हो, लोअर पहना हो, ग्रुप और छोटा हो गया भाई साहब। अब कितने लोग हो, हाथ ऊपर करो। लक्षण बढ़ाते जा रहे हैं, ग्रुप छोटा होता जा रहा है। शर्ट पर, उसके टी शर्ट पर पी लिखा हो, पी फॉर पप्पू, यहां पर पी लिखा हो। अरे लिखा है क्या? ये है अपराधी। दिखाओ, तुम्हारी शर्ट पे दिखाओ, सबको पी लिखा है, पी फॉर। अब आप ये बताइए, जैसे जैसे मैं इनसे बातें करना चाहता हूँ। टोटल मैंने 5 ग्रुप बनाए। क्या आप पांचों ग्रुप में थे? पहले वाले में भी थे, दूसरे वाले में भी थे, तीसरे वाले में? ऐसा नहीं तुम लोग भी 5 ग्रुप में रहोगे, तुम लोग का ग्रुप कुछ और लक्षणों के साथ होगा। बताता ही नहीं, बताओ। ऐसा नहीं, तुम लोग भी 5 ग्रुप में रखे गए हो। अभी मैं दूसरे लक्षण लिखूंगा तो किसी और पे आ जाऊंगा, तुम्हारे हिसाब से लक्षण लिख दूंगा। पगली बोलो बेटा, तुम्हारे हिसाब से लक्षण से बकलोल लिखेंगे, तुम्हारा कोई खड़ा नहीं होगा। तो बेटा आप सबको मैंने 5-5 ग्रुप दे दिया, समझ गए? अब आओ इनकी बात करते हैं। ये सारे लक्षण आपसे मैच कर रहे हैं? यस सर। पी वाला भी ले, पी से पेरिस लिखे हैं। सहारनपुर के आगे गए नहीं होंगे और लिखे हैं पेरिस। अच्छा, इधर सुनो बेटा, उसे पेरिस नहीं, उसे लिख दो नानपारा। सुनो इधर, मतलब लक्षण बढ़ाते जाओगे, ग्रुप बड़ा होगा कि छोटा? क्या मैंने तुम्हें 5 ग्रुप में क्लासिफाई किया है? क्या किया तुम्हें? क्लासिफाई। क्या किया है? क्लासिफाई। क्या किया है? क्लासिफाई। क्लासिफाई। बस खत्म। लक्षणों के आधार पर किसी को अलग अलग ग्रुप में रखना क्लासिफिकेशन कहलाता है। कभी मॉल गए हो? मॉल, मैं एक दिन मॉल गया, सुन नहीं रही हो तुम? मैं एक दिन मॉल गया अकेले, मैं मॉल गया, वहां मुझे एक मैडम मिली। अरे बहन थी किसी न किसी की। इधर अब क्या हुआ, मुझे मैडम मिली, कैन हाउ मे आई हेल्प यू? हमने कहा हाउ मे आई हेल्प यू? मैंने कहा हाउ मच? इधर आओ। अब वो कहती, मैडम मुझसे कहती हैं, कहती सर आपको क्या चाहिए? मैंने कहा कपड़ा। इसमें क्या, अरे इसमें भाई कपड़ा चाहिए और क्या? कहीं सर इधर राइट साइड जाइएगा, लेफ्ट अपर कॉर्नर बटन का बोले ना है। हम लोग लेफ्ट अपर ये सब समझ बते, बस सीधा जाए क्या है, एमुर घूमे क्या है। मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ एक और मैम खड़ी थी, वहाँ उन्होंने पूछा क्या चाहिए? कैन कपड़ा? कैन कपड़ा नहीं, कपड़ा तो यहाँ सब है, अब कपड़ा वाला लक्षण खत्म करो, अब कपड़े में बताओ क्या चाहिए? हम क्या कपड़े में हमको बूसट चाहिए। हाँ हमें बूसट चाहिए। अब हाँ मैडम ने कही बूसट चाहिए। मैडम कही सर बूसट सारी वहाँ लगी हुई है आपकी। ठीक, हमने कहा चेहरा देख के सस्ता वाला ना दीजिएगा। चेहरे से गरीब लगते ना, कुछ लोग होते ही हैं। अच्छा कुछ लोग के चेहरे ही होते हैं बेटा ऐसे कि वो कितना कमा ले लेकिन उनका चेहरे में ही गरीबी झलकती है। नहीं समझ रहा बात को? और कुछ लोग होते इधर अब सुनो, कह रहे हैं, अब हम गए वहाँ पे लोअर वाले सेक्शन पे, हम गए अच्छा शर्ट इधर बूसट वाले सेक्शन पे। हमने कहा मैम बूसट दिखा दीजिए। कहें कौन से ब्रांड की? हम कहे एडिडास। अरे यार हम पहनेंगे, तुम तो एडिडास ही सोचोगे ना यार। हाँ कहीं ऐसा ही तो नहीं है सर आपका पूरा सिस्टम?
इधर अब क्या हुआ, हमने कहा एडिडास। अब एडिडास में पहुंचे, कहीं किस रंग की चाहिए, हम कहे काली। तो उन्होंने काले रंग का बूसट निकाल के दे दिया। इतना बड़ा मॉल, नाना प्रकार के वहाँ सामान, कहीं सेब पड़ा है, कहीं कद्दू पड़ा है, कहीं बर्तन पड़ा है, कहीं आइसक्रीम पड़ी है, कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं लोअर, कहीं कोट, कहीं बनियाइन है, बस बाकी चीजें आउट ऑफ स्टॉक है। अब मुझे ये बताओ, अगले दिन फिर मैं मॉल गया, मैं कहा एक और बूसट खरीदूंगा, लेकिन मैंने देखा कि पूरे मॉल ने सारी चीजें मिला दी। हाँ, मतलब जो है इधर देखो, पैंट के अंदर जेब पड़ा और पैंट के अंदर सेब पड़ा हुआ था, समझ गए? बोलो यार, बूसट के अंदर कलछुल था, जेब के अंदर आइसक्रीम रखी थी, सब उलझा दिया। मैंने कहा मैम आज नहीं कह रही हाउ में आई हेल्प यू, कह रही आज हाउ में आई मैं अपनी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। कह रही, मैंने कहा बताइए मुझे शर्ट खरीदना है। कहते वो जो कल सर आप बता रहे ना, ब्लैक और ये और एडिबास और ये वो, सर उन लक्षणों के आधार पर मैंने पूरी दुकान तो बनाई थी, पर अब सारी दुकानें क्या कर दी मैंने, मिला दी। अब ढूंढ सको तो ढूंढ लो। बताओ पहले केस में आसानी थी कि दूसरे केस? पहले केस में आसानी थी, क्योंकि वहां पर लक्षणों के आधार पर आपने चीजों को अलग अलग डिपार्टमेंट में रख दिया। इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। बात खत्म। लक्षणों के आधार पर आपने क्या किया, जो चीज, ओए लड़की, लक्षणों के आधार पर आपने क्या किया, जो चीजें बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज थी आपने उसको क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज। जब ऑर्गेनाइज कर दोगे तो अब आसानी होगी या आसानी? एकदम क्लियर है सबको यार? तो क्लासिफिकेशन से बड़ी आसानी से हम चीजों को पकड़ लेते हैं। बोलो चाचा, हाँ पकड़ लेते हैं। देख रहे हो भाई, देख रहे हो विनोद? अब सुनो हमारी बात। कहते हैं क्लासिफिकेशन करने से लक्षणों के आधार पर किसी चीज को बांटना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। अब टैक्सॉन क्या है? हम लोगों ने लक्षणों के आधार पर बहुत सारे बड़े छोटे ग्रुप बनाए। किसी ग्रुप के 500 कैरेक्टर, किसी ग्रुप के 4, किसी के 3, किसी के 2, किसी के 1, किसी के 10,000। बोलो यार, नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? हाँ, इसमें समझने लायक सब कुछ दिख रहा है। अब हमने क्या किया, जिन ग्रुप्स को बनाया बायोलॉजी में, वो ठोस ग्रुप है कि किसी को भी उसमें रख दोगे? ठोस। मतलब ऐसा नहीं अगर मैमल बोलोगे तो मैमल एक ठोस बात होगी। अगर मैं बोलूंगा कि मैं मैमल में रखा गया हूं तो बॉडी हेयर होगा, बच्चा देता हूंगा। हाँ 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 हाँ, इधर टीचर है नो जेंडर, कह रहा 12 साल हो गए पढ़ाते, कुछ हुआ नहीं। इधर सुनो, इसीलिए बोलता रहता हूँ, क्या पता कभी कुछ, कभी सरस्वती विद्यमान हो और गाढ़ा पहलवान हो। हाँ, अब सुनो, अब कह रहा हूं मैं, सुनो। अब क्या हुआ कि जो बायोलॉजिकल ग्रुप है, ये नहीं कि देखने में दो लोग एक जैसे दिख रहे हैं बस रख दिया ना, ठोस कैरेक्टर होते हैं। चुप रहो, समझ गए नहीं? मैं तब तक समझाता हूं जब तक मैं नहीं समझ जाता हूं। समझो मेरी बात। और मैं कब समझूंगा? जब तुम समझ जाओगे 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद मुझे समझ में आएगा। काला कुत्ता, मेरे को क्या देख रही है? मेरे को देख रही है? काला कुत्ता, काला भालू और क्रिस गेल, बताओ क्या और काली चींटी, पक्का? क्या ये चारों सिर्फ काले रंग के इस वजह से नहीं एक ग्रुप में रख देना चाहिए? नहीं, ये तो अत्याचार है। कहां वो काली चींटी और कहां वो काला भालू? हाँ क्रिस गेल। तो बेटा कहते हैं बायोलॉजिकल ग्रुप मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है। सर ये एग्रीगेट क्या? एग्रीगेट मतलब समूह, कि बस मॉर्फोलॉजी देखा, बेटा सारे कैरेक्टर देखे गए, उस आधार पर ये ग्रुप बनाएगा। ये ग्रुप एकदम ठोस ऑब्जेक्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या तुम पकड़ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। तब तो सुनो यार,
मैं कुछ बोलता ही नहीं हूं, तुम मुझे जबरदस्ती परेशान करते हो। हाँ, और सुनो, अब बायोलॉजिकल ग्रुप का मतलब हुआ एनी बायोलॉजिकल ग्रुप। इधर ओए कहाँ सिलेक्शन इधर है। अब सुनो, एनी बायोलॉजिकल ग्रुप इज कॉल्ड टैक्सॉन। अब बेटा जरा एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 खोलो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेटा पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेरे को सब याद है। खोल दिया, मुझे वैसे पेज भी तो याद है, तो मैं पेज ही पलटवा दूंगा। एक पेज पलट दो, देखो नीचे लिखा होगा किंगडम मोनेरा। ओए मिला मोनेरा। पहले बताओ मोनेरा बायोलॉजिकल ग्रुप है या नहीं है? तो मोनेरा क्या बोलोगे? बोलो अम्मा। बगल में देखो, मोनेरा के अंदर आर्की बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर है, वो क्या होगा? नीचे देखो यू बैक्टीरिया, क्या बोला? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, टकले ये बताओ, मोनेरा बड़ा टैक्सॉन है कि आर्की बैक्टीरिया? मोनेरा। ओह नई फाइजें आई हैं भाई, मोनेरा। पन्ना पलटो, लिखा होगा प्रोटिस्टा। हम नाम लेते जाएंगे, आप टैक्सॉन 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 ऐसे ही करेंगे। बेटा नीचे देखो प्रोटिस्टा, उसके नीचे क्राइसोफाइट, बगल में देखा डाइनोफ्लेटलेट, उसके नीचे यूग्लेनॉइड, उसके नीचे स्लाइम मोल्ड, उसके नीचे प्रोटोजोआ, उसके नीचे अमीबॉइड प्रोटोजोआ, पन्ना पल्टा फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, उसके नीचे सीलिएटेड प्रोटोजोआ, उसके नीचे स्पोरोजोआ, उसके नीचे फंजाई, बगल में देखा फाइकोमाइसिस, नीचे देखा एस्कोमाइसिस, पन्ना पल्टा बेसिडियोमाइसिस, नीचे देखा ड्यूटेरोमाइसिस। नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम, चैप्टर नंबर 3 यहां पे लिखा है। चैप्टर नंबर 3 के नीचे देखा प्लांट, बोलो अम्मा बोल दो। पन्ना पल्टा एल्गी, पन्ना पल्टा क्राइसोफाइट, लिखा ही नहीं है। पन्ना पल्टो क्लोरोफाइसी, नीचे देखा फियोफाइसी, बगल में देखा रोडोफाइसी, पन्ना पल्टा ब्रायोफाइट, बगल में देखा लीवर वॉल, पन्ना पल्टा मोसेल, नीचे देखा टेरिडोफाइट, पन्ना पल्टा जिम्नो के ऊपर देखो। अरे पन्ना पल्टो जिम्नो के ऊपर देखो, 3 लाइन लिखी हैं। टेरिडोफाइट्स आर divided into 4 types: Psilopsida, Tex, Lycopsida, Pteropsida, Sphenopsida। सब याद कराएंगे सारे टैक्सॉन। नीचे देखा जिम्नोस्पर्म, पन्ना पल्टा एंजियोस्पर्म। एनसीईआरटी पेज नंबर 60। पुरानी एनसीईआरटी का नहीं पता मुझे, या एक मिनट ठीक है। एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 4 खोलो, खोला? 2 पेज पलटा पोरीफेरा, पन्ना पलटा सिलेंट्रेटा, बगल में देखा टीनोफोरा, नीचे देखा प्लेडियलमेंथीस, पन्ना पलटा स्केलमेंथीस, नीचे देखा एनालिडा, बगल में देखा आर्थ्रोपोडा, नीचे देखा मोलस्का, पन्ना पलटा इकानोडर्मेटा, उसके नीचे हेमिकोडेटा, उसके नीचे कोऑर्डेटा, बगल में देखो, रुक जाओ, कोऑर्डेटा को 3 भाग में बांटा गया है: यूरोकोऑर्डेटा, सिफेलोकोऑर्डेटा, वर्टिब्रेटा, टैक्सॉन। पन्ना पलटा साइक्लोस्टोमेटा, नीचे देखा कॉन्ड्रियोआइस्टिस, बगल में देखा ऑस्टियोआइस्टिस, नीचे देखा एम्फीबिया, पन्ना पलटा रिप्टिलिया, उसके नीचे एवीज, बगल में देखा मैमल, पन्ना पलटा पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, पेटियलमेंथीस, स्केलमेंथीस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कैनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोऑर्डेटा। हम लोग क्या हुए? टैक्सॉन, क्योंकि एक स्पीसीज भी तो ग्रुप है। क्या मैं अकेला शेर हूं? तो तुम लोग भी शेर हो। शेर तमाम कार्य करता है। तो सुनो बेटा, क्लासिफिकेशन क्या होता है? लक्षणों के आधार पर किसी भी जीव को अलग अलग ग्रुप में रखना।
Is this clear to each and everyone? Yes, please. Yeah, you are right. क्या इनका कहना है क्राइसोफाइट डाइनोफ्लेगेलेट क्या टैक्सॉन है? क्या वो बायोलॉजिकल ग्रुप नहीं है? क्या उसमें लोहा लकड़ी पड़ते हैं? तो वो भी टैक्सॉन है। ठीक, हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप टैक्सॉन है। उन्हें एक्सेप्शनल टैक्सॉन कहते हैं। हो गया? आओ ऊपर। टैक्सॉन की एकदम फील यहाँ तक आ गई है, हल से लेकर हर जगह तक आ गई है। अच्छा आओ, अब मेरी बात सुनो। क्या पहली बार हुआ तुमने मेरी क्लास में वक्त बोला? अच्छा फिजिक्स है। ओ आई एम सुआरी। लो, लेकिन बेटा हम जहाँ तक सोच के आते हैं वहाँ तक पढ़ाते हैं, चाहे हमें दूसरे का समय लेना पड़े। मैं ले लूँगा समय। हाँ, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव है, माँ कसम। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू, मेरे मुंह पे, अबे उसी के नीचे यार, ये अंडरलाइन कर लिया। मैंगीफेरा इंडिका वाज डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, अंडरलाइन कर लेना। कहता है सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो इट इज नेसेसरी टू डिवाइस, डिवाइस मतलब बनाना, कि हम बना लें सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। मीन्स मतलब तरीके, मीन्स मतलब तरीके, कुछ तरीके ताकि हम पॉसिबल कर पाएं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इज ग्रुप्ड इनटू, कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक, एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। अब जो ऑब्जर्व ही ना कर पाओ फिर उस कैरेक्टर को क्या ही लिखोगे। अगला ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल, ऊपर सभी लोग बंद करो, अपनी अपनी आंखें बंद करो, बाबा आज तुमको प्रसाद देंगे। बंद कर, नहीं जपनाम अपनाम नहीं होगा। हाँ बंद करो आंखें। अरे ट्रस्ट मी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर पेन। हाँ आंखें बंद करो। सभी लोग एक कुत्ता सोचो मन में। सालो आप सभी लोग आंख बंद रखो तभी मैं सिखा पाऊंगा। सभी लोग शेर सोचो। मेरे को सोच रही हो? अच्छा सभी लोग अब बिल्ली सोचो। अब तुम लोग लड़कियों अपने आप को सोच सकती हो। सभी लोग बकरी सोचो। अब एक आम का प्लांट सोचो। अब अपनी कल्पनाओं की सीमा से बाहर आ जाओ। आ गए? जब आपने शेर सोचा, रुक जा ठंडे रख, तो आपके ब्रेन ने शेर को कभी ना कभी देखा होगा। उसके लक्षण ब्रेन ने क्या किए, जोड़े और मन में एक आकृति बनाई साहिल सर की। ऐसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे, हम नाराज हो जाएंगे। हाँ, जब आप लोगों ने आम का प्लांट सोचा तो क्या आपने लंबे लंबे दांत सोचे? आपने हरा भरा प्लांट सोचा जिससे लटक रहे थे आम। वाह, हाँ हाँ या ना? हाँ करे हाँ। अच्छा जब आपने बिल्ली सोचा तो आपने हाथी का शेप लिया था क्या? वॉट एवर ब्रेन डज कि इन सारे लक्षणों को जोड़कर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल वी इजली रिकॉग्नाइज, हम आसानी से पहचानते हैं, ठीक है, ग्रुप्स जैसे प्लांट एनिमल का, या डॉग कैट इंसेक्ट, ठीक है। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म, जब हम इन टर्म्स का यूज करते हैं उस मोमेंट पर वी एसोशिएट, हम जोड़ देते हैं कुछ लक्षण विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। जिस भी ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, समझ गया मेरी बात, उसके लक्षण हम जोड़ दे रहे थे। अच्छा कहते हैं व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ ए डॉग, कौन सी इमेज तुम्हें दिखाई दी जब तुम डॉग के बारे में सोच रहे थे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लिखो आगे। ऑब्वियसली बिना किसी शक के ईच ऑफ अस विल सी डॉग एंड नॉट कैट। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ एल्सेशियन, ना के बराबर लोगों ने देखा होगा तो डोंट थिंक। एल्सेशियन ही कुत्ते की एक प्रजाति होती है।
इधर. Now if we were think of Alsatian, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammal. अगर हम मैमल की बात करें तो ऑफ कोर्स आपके दिमाग में आएगा कि उसके ऊपर मैमल के एक्सटर्नल ईयर होते हैं और बॉडी पे हेयर्स होते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर. लाइकवाइज जब हम गेहूं के बारे में सोचेंगे तो गेहूं का पिक्चर आएगा, ना कि राइस प्लांट का. ऊपर डॉग भी टैक्सॉन, कैट भी टैक्सॉन, मैमल भी टैक्सॉन, एनिमल भी टैक्सॉन. सबसे बड़ा ग्रुप क्या लग रहा है? सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा लग रहा है? बोलते ही नहीं हो यार. एनिमल सबसे बड़ा ग्रुप लग रहा है ना. एनिमल से नीचे मैमल, मैमल से नीचे डॉग. कहता है एनिमल, मैमल, डॉग ये सब टैक्सॉन अंडरलाइन. लेकिन डॉग एक मैमल है और मैमल क्या है? एनिमल. देयरफॉर अंडरलाइन AR बन जाएगा बेटा. देयरफॉर एनिमल, मैमल एंड डॉग ये रिप्रेजेंट करते हैं टैक्सॉन एट सेम लेवल. बोलते ही नहीं हो यार. सेम या डिफरेंट? बोल ही नहीं रहो यार. ये सेम लेवल के ग्रुप हैं कि अलग अलग? बोलो यार, नहीं झपड़िया नहीं, बोलो यार. हाँ, हेंस बेस्ड ऑन लक्षण हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग टैक्सॉन में. पक्का? और टैक्सॉन में ही बांटना, नियम बनाना, ये सब आता है टैक्सोनॉमी. दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी. आपने सारे लक्षण लिए थे, एक्सटर्नल, इंटरनल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, डेवलपमेंटल प्रोसेस, ऊपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा हुआ है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन. इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब वो किस वातावरण में रहता है, कहाँ पर रहना पसंद करता है. ये सारी चीज़ें आज हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी में सारे लक्षण लेते हैं. सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, लक्षण लिखोगे, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद उसके बाद ना 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 सुनो 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 सुनो. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद आपका नॉमेनक्लेचर नहीं, क्लासिफिकेशन, सबसे लास्ट में नॉमेनक्लेचर. सुनो बता रहे हैं. सबसे पहले अबे वो हम स्टेप्स नहीं लिखे 1 2 3 4, वो मैंने जनरल 4 बातें लिखी थी. सबसे पहले एक बंदे को मैंने खड़ा किया, जंगल में मिला, सारे लक्षण लिखे, आइडेंटिफाई किया, उसके लक्षणों के आधार पर अब उसको हम क्या देंगे? ग्रुप्स. ठीक, पहले ग्रुप दोगे और सबसे लास्ट में हम देंगे नाम. स्टेप्स ये होंगे, वो मैंने जनरल 4 पॉइंट लिखे थे. सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन. उसके बाद आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई. सुनो, मैं क्यों कह रहा हूँ नाम पहले नहीं दोगे? पूछो क्यों नाम पहले नहीं दोगे? क्योंकि जब तक उसे क्लासीफाई नहीं करोगे प्रॉपरली तब तक आप नाम दोगे कैसे? बोलो भैया कि वो किस किस ग्रुप में रखा जाएगा. तो अब बेटा ये 4 स्टेप्स लाइन में लिखो. तुम वो चारों स्टेप समझ लिए थे? तुम समझी थी ना? समझ गए थे, तुम ही समझ सकती हो. लिखो पहला कैरेक्टराइजेशन. अगर आप गूगल करेंगे तो आपको दिखाएगा सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन. एग्जाम में लगा के चले आना, गलत साबित हो जाओगे. सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, कॉमन सेंस लगाओ. बगैर लक्षणों के आइडेंटिफाई कैसे कर लोगे? पहले तो करेक्ट लक्षण लिखोगे ना. कैरेक्टराइजेशन के ऊपर लिखो डिस्क्रिप्शन. यार मुझे मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है आज, इसलिए मैं शाम वाली क्लास लूँगा नहीं. और क्योंकि अगर मैंने ले ली जिद में आके तबीयत इन द सेंस, तो मेरी कल की क्लास डिस्टर्ब हो जाएंगी. और कल एक्चुअली में फ्रेशर्स में सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, और तुम लोग जानते हो सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न ही क्या है? जेनेटिक्स. तो थोड़ा सा टेम्परामेंट बनाना पड़ता है. ठीक है, तो आज शाम वाली ना रखें तो चलेगा? हाँ, नहीं सोया नहीं. अब क्यों नहीं सोया वो अलग बात. कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये 4 प्रोसेस है टैक्सोनॉमी के ऊपर. कैरेक्टराइजेशन के ऊपर लिखिए डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन और एक ही दिन में चैप्टर खत्म करने अच्छा नहीं लगता ना, कम से कम 2 दिन तो चले यार. ये एक ही दिन में खत्म हो जाएगा. हो गया. ऊपर होमवर्क, रोड होमवर्क ही दे रहा हूँ. फिजिक्स के बाद तो जाओगे. सो टुडेज रोड होमवर्क इज, हम लोग रोड होमवर्क देते हैं. रोड होमवर्क है इस चैप्टर को जहाँ तक आपने पढ़ा है
उसे 2 बार रीड करेंगे। क्या करेंगे? क्लियर? क्लियर है? अच्छा, कल वाली जो शीट थी फिगर वाली, वो मैंने कल रोक दी थी ना, क्योंकि बर्डन तुम्हारा ज़्यादा पड़ रहा था यार, उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा। मैं उसे और अच्छी करूँगा पहले, कि दे दूँ, दे देंगे फिर और अच्छी करके फिर दे देंगे, ठीक है? उसमें ऐसा करना, जो डायग्राम्स हैं, लिसन, जो डायग्राम्स हैं उनका मैं तो सेट करके चला आया, उसने सेट नहीं कर पाया, तो उसका डायग्राम में जो लेबलिंग है, जो खोचे निकले हैं बहुत हल्के हैं, तो तुम बुक से देख के गाढ़ा कर लेना। इतना कर लोगे? बोलो भैया। हेड डाउन। आगे बंद करो। कोई सोया अगर ना साले। आते ही हम लोगों की बातें हुई थी बायोडाइवर्सिटी पे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। बायोडाइवर्सिटी 1.7 से 1.8 मिलियन होती है। अगर हम 1 मिलियन की बात करें तो 10 लाख, 1.7 मतलब 17 से 18 लाख। बायोडाइवर्सिटी का मतलब नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। अगर हम अपना एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन बढ़ाते जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी हमें ज़्यादा मिलेगी। जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे हमें नई नई स्पीसीज़ मिलेंगी और नंबर ऑफ स्पीसीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी। इसके बाद मैंने कहा था जो एरिया अभी अनएक्सप्लोर्ड है वहाँ तो मिलेगी, जो एक्सप्लोर्ड है वहाँ पर भी आपको बहुत सारी नई स्पीसीज़ मिलेगी। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ही देश में बहुत सारा नाम होता है, जिससे वैज्ञानिकों के बीच में कन्फ्यूज़न होता है। इस वजह से आपके स्वीडन के कैरोलस लीनियस ने स्वीडन के जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका कहा कि एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया जाएगा और वो नाम स्टैंडर्ड नेम होगा, और उसके अलावा उस किसी भी ऑर्गेनिज्म को वो नाम नहीं दिया जाएगा जो किसी को दिया जा चुका है। अर्थात प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया जाएगा जिससे आपस में बात करने में आसानी हो। फिर आपका कैरोलस लीनियस ने बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के तहत लैटिन भाषा, जो अब बदलेगी नहीं क्योंकि एक डेड लैंग्वेज है, लैटिन भाषा का चुनाव हुआ। उस समय के स्कॉलर लैटिन भाषा ही इस्तेमाल करते थे। अब बायोलॉजिकल नेम मस्ट बी इन लैटिन। अब उसकी उत्पत्ति कहीं से भी हुई हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, आपको बायोलॉजिकल नेम को लैटिनाइज करना ही पड़ेगा, अर्थात लैटिन का लुक देना पड़ेगा। बायोलॉजिकल नेम में प्रत्येक नाम में 2 वर्ड होगा। पहला वाला जीनस, पहला वाला जीनस, आंखें बंद, पहला वाला जीनस, दूसरा वाला स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट बोल दो या स्पीसीज बोल दो, जीनस बोल दो या जेनेरिक नेम बोल दो, एक ही बात है। बायोलॉजिकल नेम आपका इटैलिक्स फॉन्ट में होंगे, जो कि इनकी डेड लैंग्वेज से लिए गए, ये बताता है। बायोलॉजिकल नेम आपके सेपरेटली अंडरलाइन होंगे अगर हैंड रिटन है। जो भी पहला वर्ड होगा जीनस का वो कैपिटल होगा। स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल, ओवरऑल जीनस का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। इसके बाद मैंने कहा था जो भी ऑथर होगा, जिसने भी डिस्क्राइब किया, जैसे मैंगीफेरा इंडिका ने लीनियस से मैंगीफेरा इंडिका को डिस्क्राइब किया, उसका नाम एब्रिविएटेड फॉर्म में, अर्थात नाम के कुछ लेटर और अंत में डॉट लगाना जरूरी होता है। क्लासिफिकेशन से हम सुविधाजनक तरीके से हेड डाउन, क्लासिफिकेशन करके हम सुविधाजनक तरीके से हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में रख देते हैं उनके लक्षणों के आधार पर। अर्थात जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हो तो क्लासीफाई करने का मतलब ये नहीं होता है एवे उठा के कुछ भी, बस चेहरा देखने में एक जैसा था तो रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। क्लासिफिकेशन करके जब हम ग्रुप बनाते हैं, टैक्सॉन बनाते हैं, तो प्रत्येक ग्रुप की एक फिक्स कैरेक्टर होते हैं, फिक्स लक्षण होते हैं। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।